चलिए बात करते हैं MySQL फंक्शंस की। तो अगर हम MySQL के फंक्शंस की बात करें तो हम इसको 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला है स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस, दूसरा है न्यूमेरिक फंक्शंस और तीसरा है डेट टाइम से रिलेटेड फंक्शंस। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है आपका मान लीजिए कैर लेंथ। कैर लेंथ का काम क्या है, आपके पास कोई भी एक वैरचर टाइप का कॉलम है। अब आप ये पता करना चाहते हैं उस वैरचर कॉलम में जो वैल्यूज रखी हुई हैं उनकी लेंथ क्या है। तो यहाँ पर एक एक लेंथ की वैल्यूज रखी हुई हैं। सपोज करो मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए मैंने कर दी यहाँ पर 201, नेम मान लीजिए कर दिया मैंने यहाँ पर जडेजा, और सैलरी मान लो कर दी इसकी 50,000। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया मान लीजिए 202, और यहाँ मान लीजिए कर दिया धोनी, सैलरी कर दी मान लो इसकी 55,000। ठीक है, तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पर और इंसर्ट कर रहा हूँ जो ऑलरेडी थे, उनके अलावा और भी इन रिकॉर्ड्स को मैं इंसर्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये नेम कॉलम है, इस नेम कॉलम में जितनी भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं उन वैल्यूज का लेंथ आ जाए। जैसे इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही हर किसी की आ जाए। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं कैर अंडरस्कोर लेंथ। तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, जिस कॉलम पर ये फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं इस फंक्शन को कॉल करेंगे कैर अंडरस्कोर लेंथ, और आर्गुमेंट में पास करेंगे उस कॉलम का नाम जिस पर ये अप्लाई करना है, नेम कॉलम पर अप्लाई करना है। इसका मतलब हुआ कि हम सेलेक्ट क्या करना चाहते हैं, इस कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं उन सबकी लेंथ को सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये कॉलम कहाँ मिलेगा, फ्रॉम टेबल का नेम है ENP। तो अब यहाँ पर होगा क्या, कॉलम कौन सा सेलेक्ट होगा, कोई सा सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन नेम कॉलम पर ये ऑपरेशन करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी सेलेक्ट होकर आएंगी। ठीक है, तो अब देखो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ देखने में। तो पहले वाले की जो लेंथ है अगर हम देखें तो ये 1 है, 1 1 1, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये आ गई, फिर 5 आ गई, 5 आ गई, 1 आ गई। तो अब यहाँ पर आप जब किसी पर्टिकुलर कॉलम पर कोई ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट है वो फैच करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बाकी कॉलम फैच नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि साथ में नेम भी आए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी आए और साथ में कॉमा नेम कॉलम भी है। तो नेम कॉलम भी आ रहा है और उस नेम कॉलम में हर वैल्यू की लेंथ भी साथ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेम कॉलम है वो नेम कॉलम की तरह ही सेलेक्ट हुआ है, बट नेम कॉलम की जो लेंथ है जब वो सेलेक्ट हुई है तो एक कॉलम का नाम जो दिख रहा है वो वही दिख रहा है जो यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम ऐसे लिख दिया। तो क्या हम इस वाले कॉलम पर, जो ये कॉलम एक नया बनकर आउटपुट में दिख रहा है, इसका नाम कोई रीडेबल दे सकते हैं, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन का नाम ही रख देता है। तो ऐसा किया जा सकता है, और ऐसा करने के लिए अलाइसिंग का कॉन्सेप्ट बताया गया। अलाइसिंग वैसे ही करते हैं जैसे पाइथन के अंदर आप मॉड्यूल इंपोर्ट करते थे और उसकी अलाइसिंग करते थे, इंपोर्ट अर्थमेटिक एज AR, है ना, इंपोर्ट रैंडम एज R। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेम एज कीवर्ड हमारा डेटाबेस में भी चलता है, और आप एज कीवर्ड का यूज करके किसी भी कॉलम की अलाइसिंग कर सकते हैं, किसी भी कॉलम की। तो मान लीजिए मैं इस वाले से जो कॉलम जनरेट होगा उसकी अलाइसिंग करना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लास्ट में एज, मान लीजिए जस्ट मैंने कर दिया लेंथ। तो अब ये जो हमारा प्रोसेस होकर आउटपुट दिखेगा उस आउटपुट के कॉलम का नाम ये सेम ना होकर ये हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो ये फंक्शन कॉल करने से कॉलम जनरेट हुआ है उसी पर अलाइसिंग चलती है, आप किसी भी ऑर्डिनरी कॉलम पर अलाइसिंग भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर कर दिया लेंथ नेम एज एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। तो अब जो नेम कॉलम सेलेक्ट होगा वो किस तरह दिखाई देगा आउटपुट में,
EMP अंडरस्कोर नेम की तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। अब दूसरा फंक्शन है कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन का कहना यह है कि आप मल्टीपल कॉलम्स को एज ए सिंगल कॉलम की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स को एज ए सिंगल कॉलम की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, तो बाय डिफॉल्ट ये 3 कॉलम सेलेक्ट होकर आए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये एम्प्लॉय आईडी कॉलम और सैलरी कॉलम ये दो एक कॉलम बनकर आए, कंबाइन होकर हमारे ये दोनों आने चाहिए। तो उसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद कॉनकैट फंक्शन कॉल करेंगे। सेलेक्ट कॉनकैट, किन किन कॉलम्स का कॉनकैटिनेशन करना है वो आप लिख दो। एम्प्लॉय आईडी कॉलम का कॉनकैटिनेशन करना है, कॉमा सैलरी कॉलम का कॉनकैटिनेशन करना है। अब देखो ऐसा ऑपरेशन होने के बाद जो रिजल्टेंट कॉलम बनकर आएगा उसमें एम्प्लॉय आईडी और सैलरी को मर्ज करके लिख दिया जाएगा, यानी कि इन दोनों की वैल्यू के बीच में कोई स्पेस भी नहीं होगा। और वो कॉलम जो आउटपुट में दिखेगा उसका नाम क्या होगा, वही होगा जो आपके फंक्शन का नाम है। तो अगर आप इसको ऐसे ही लिख देंगे तो ऐसे ही चलकर ही आ जाएगा फ्रॉम EMP। अब आप चाहते हैं कि इसको एक रीडेबल नाम दे दें तो आप अलाइसिंग कर सकते हैं। एज मान लो आप देना चाहते हैं ID अंडरस्कोर सैलरी, ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो गया कि सर ID और सैलरी का समझ ही नहीं आ रहा। हमें ये पता है कि पहले वाली वैल्यू ID होगी, लेकिन कितनी, 1 डिजिट में, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में। तो हम चाहते हैं कि ID और सैलरी जब कॉन्कैट हो तो बीच में अंडरस्कोर से सेपरेट होकर कॉन्कैट हो। तो ऐसा किया जा सकता है SQL में भी। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्कैट में एम्प्लॉय आईडी लिख रहे हैं, कॉमा आप अपना सेपरेटर दे सकते हैं। तो अगर सेपरेटर लिखेंगे तो एज ए स्ट्रिंग लिखेंगे, मान लो अंडरस्कोर आप देना चाहते हैं, तो अब एम्प्लॉय आईडी कॉलम और सैलरी कॉलम की वैल्यूज अंडरस्कोर सेपरेटर से सेपरेट हो जाएंगी। तो आप जितने चाहे उतने कॉलम्स को एज ए सिंगल कॉलम की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग कॉनकैट फंक्शन। ठीक है, तीसरा आता है हमारा लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन जैसे आप पाइथन में जानते हैं कि अगर कोई भी आपके पास कॉलम है वैरकर टाइप का और इसमें कुछ भी अपर केस में है तो आप उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके फैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अपर फंक्शन आप यहाँ पर चला सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ जो नेम है ये सेलेक्ट होकर आए लेकिन सब अपर केस में सेलेक्ट होकर आए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट अपर कॉलम का नेम। अब अलाइसिंग आप कर सकते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। रिवर्स जैसा नाम वैसा काम, किसी कॉलम में जो वैल्यूज हैं जब मैं उनको सेलेक्ट करूंगा तो रिवर्स करके सेलेक्ट करना चाहता हूं तो यहां पर लिख सकते हैं रिवर्स फंक्शन। सिंगल लेटर में तो फर्क पड़ा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो ये जडेजा हो गया, ये धोनी हो गया, ये विराट हो गया। तो ये हमारा कुछ फंक्शंस हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स को एज ए सिंगल कॉलम अपर केस बनाना, लोअर केस बनाना, रिवर्स करना, किसी कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनकी लेंथ पता करना, तो ये फंक्शन हमारे हो जाते हैं। अब अगला फंक्शन क्या है हमारे, उनकी बात करते हैं। मान लीजिए मैं ये पता करना चाहता हूँ कि ये जो सैलरी कॉलम है इस सैलरी कॉलम में, सर हाँ बोलिए। ये जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो तो परमानेंट नहीं हो गए ना? नहीं, ये परमानेंट नहीं होंगे, यानी कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये सिर्फ हमारा टेम्परेरी हो रहे हैं। जैसे ही आप सेशन अपना एग्जिट करेंगे आपके रिजल्ट हमारे खत्म हो जाएंगे, एक्चुअल टेबल जो है वो आपकी वही रखी रहेगी। ओके सर। ठीक है, तो अब इसी पर्पस के लिए अब आप चाहते हैं कि जो मेरे रिजल्ट बने परमानेंट हो जाएं, कहीं और चले जाएं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर डेटाबेस के साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटीग्रेट करते हैं सो डैट जो हमने एफर्ट लगाए हैं, जो भी हमने मेहनत करी है उस मेहनत को हम कहीं सर्वर पे सेव कर लें या किसी फाइल में सेव कर लें या कहीं पर भी संभाल के रख लें ताकि अगली बार हमें दोबारा ये काम सारे ना करने पड़े। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और इंटीग्रेट करेंगे तब जाके हमारा अच्छे से कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो सीखेंगे वो भी आज ही सीख लेंगे। तो ओके अब सर। मान लीजिए हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो सैलरी कॉलम है इस सैलरी कॉलम की जो वैल्यूज हैं
ये पता करना है कि टोटल एक्सपेंस कितना होता है मेरे एम्प्लॉयज के ऊपर। मान लीजिए ये डेटा अवेलेबल है और जो आपका ओनर है वो ये जानना चाहता है कि अभी मैं सैलरी पर कितना खर्च मेरा आ रहा है एम्प्लॉयज को लेकर। तो वो क्या करेगा, इन सब का सम गेट करना चाहेगा इस सैलरी कॉलम का। तो MySQL के अंदर फंक्शन होता है जिसका नाम है सम। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट सम। किस कॉलम का सम करना है यहाँ पर, वो आप लिख दीजिए सैलरी कॉलम का सम करना है। कहाँ मिलेगा, फ्रॉम, ये मिलेगा आपको सॉरी EM। तो आपका टोटल सारे एम्प्लॉयज पर जो सैलरी का एक्सपेंस आ रहा है उसका सम आ गया ये। अच्छा, मैं जिस समय सम देखना चाह रहा हूं मैं साथ ही साथ एवरेज भी देखना चाह रहा हूं कि एवरेज सैलरी का सम क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सम ऑफ सैलरी कॉमा एवीजे नाम का फंक्शन होता है, एवीजी, जो एवरेज निकालने वाला काम करता है। ये इनबिल्ट फंक्शन है MySQL का। ठीक है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये आपके न्यूमेरिक कॉलम पर चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत से बुक्स में इनको एग्रीगेट फंक्शन के नाम से भी जाना गया, एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो एवीजे किस कॉलम का, सैलरी कॉलम। तो एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय जो आपकी आ रही है वो 30,500 आ रही है। टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी ये कॉस्ट है, टोटल एम्प्लॉय जो कॉस्ट है वो आपकी है 2,44,000। अब मुझे ये पता करना हो कि मिनिमम सैलरी क्या है और मैक्सिमम सैलरी में क्या दे रहा हूं, क्योंकि मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि एवरेज सैलरी 30,000 है, मतलब ठीक है, क्योंकि अगर मैं पर एम्प्लॉय 30,000 रुपये खर्च कर रहा हूं तो ये ठीक लग रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कुछ एम्प्लॉय की सैलरी बहुत ज्यादा है और किसी की बहुत कम है। तो ऐसा ना हो कि सबको सैलरी जो मिल रही है ये बराबर बराबर ना मिलकर ये बहुत ज्यादा मिल रही है और बहुत कम मिल रही है और एवरेज आकर 30,000 आ गया है। तो मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी, एवरेज ऑफ सैलरी, इसी तरह से मिनिमम ऑफ सैलरी भी निकाल सकते हैं एंड मैक्सिमम ऑफ सैलरी भी निकाल सकते हैं। तो मिनिमम सैलरी जो आपकी है वो 10,000 है, किसी को मिल रही होगी 10,000, और मैक्सिमम सैलरी किसी को मिल रही है हमारी 55,000। अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन के आंसर और हो सकता है चाहिए हो कि जिसकी सैलरी सबसे कम है डेट इज 10,000 है, वो कौन है, उसके एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी डिटेल लेकर आओ, पूरी की पूरी डिटेल लेकर आओ। और जिसको सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है उसकी पूरी डिटेल लेकर आओ कि वो कौन सा एम्प्लॉय है, जिसकी आईडी क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जितनी इंफॉर्मेशन मेरे टेबल में रखी है उस एम्प्लॉय की लेकर आ जाओ जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। अब कैसे ये पता करेंगे, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है उस एम्प्लॉय को मुझे फैच करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, मान लीजिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ऐसा करने से क्या होगा, इस एम्प्लॉय टेबल में जितने रिकॉर्ड है सारे सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। हमें वो नहीं चाहिए, हमें पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला रिकॉर्ड चाहिए। जब भी हम सेलेक्ट कमांड में पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रिकॉर्ड्स को लेकर आना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही ऐसा होगा उसको लाना चाहते हैं तो वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है। तो यहाँ वेयर लगा, लेकिन वेयर के बाद हम क्या बताएं, वेयर इक्वल टू, या तो हम दे सकते हैं जिसका एम्प्लॉय आईडी ये हो, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू दिस। अब हमें यही नहीं पता कि किसकी सैलरी सबसे ज्यादा है उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, हमें एम्प्लॉय आईडी नहीं पता उस एम्प्लॉय की जिसको सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है, उसका नाम भी नहीं पता क्या है, हमें तो वो डेटा चाहिए। तो अब वेयर आप क्या लिखोगे, सैलरी इक्वल टू जिसकी सैलरी क्या हो, सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा मान लो 55,000 आ गई, तो ये तो अभी पर्टिकुलर पॉइंट पर 55,000 है। अब मान लो ये टेबल में और एम्प्लॉइज ऐड हो जाएंगे, कुछ निकल भी जाएंगे, तो क्या पता कि हर समय मैक्सिमम सैलरी की वैल्यू 55,000 ही आएगी, किसी भी पॉइंट पर ये बदल सकती है क्योंकि टेबल में एम्प्लॉइज आते जाते रहेंगे। तो आप यहाँ पर कुछ डायनेमिक कोड लिखिए कि जो भी आपका सैलरी मैक्सिमम है वो डायनेमिकली यहाँ पर फैच होकर आ जाए और फिर उस मैक्सिमम सैलरी का सारा रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए। तो अब आप यहाँ लगाएंगे मैक्स, अभी सीखा आपने सैलरी। अब आपको यहाँ पर एक एरर दिखाई देगी, वो क्या है, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। यानी कि जो ये मेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, एवरेज, सम, इन सब फंक्शन को ग्रुप फंक्शन भी कहा जाता है या एग्रीगेट फंक्शन भी कहा जाता है। तो ये जो ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं ये हमारा
कभी भी वेयर के साथ यूज ऐसे नहीं हो पाएंगे, ये सिर्फ सेलेक्ट के साथ ही यूज हो सकते हैं। यानी कि ये जो फंक्शंस हैं इनको आप सेलेक्ट के साथ लिख सकते हैं, इनको आप वेयर के साथ कंपैरिजन करने के लिए नहीं लिख सकते। तो ना तो आप मिनिमम सैलरी ऐसे निकाल कर कंपेयर कर सकते हैं और ना ऐसे मैक्सिमम सैलरी कर सकते हैं। अब सोचो, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं कि सर जो मैक्सिमम सैलरी की वैल्यू आई है उसको संभाल कर एक वेरिएबल में रख लेते हैं और उस वेरिएबल को यहाँ लगा देते हैं। अगर मैं पाइथन के साथ डेटाबेस को इंटीग्रेट कर दूं तो ये मैं कर लूंगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हम पाइथन में वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम आगे के कोड में भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर कैसे करें? क्या एक क्वारी से जो रिजल्ट बना है उसका यूज दूसरी क्वारी में हो सकता है? ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो प्रोग्रामर को, यानी कि जो एसक्यूएल लिखने वाला है, एसक्यूएल डेवलपर, उसको यही कहा गया कि आप अपनी एक ही क्वारी में जो भी करेंगे सारा सारा एक ही क्वारी में करेंगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया नेस्टेड क्वेरी का। नेस्टेड क्वेरी क्या होती है उसको समझते हैं। जैसे आपने कहा कि इस क्वेरी का रिजल्ट मुझे इसमें यूज करना है, तो इस क्वेरी को कॉपी करके इसी क्वेरी के अंदर लिख दो, तो क्या बन जाएगी? नेस्टेड क्वेरी मिल जाएगी। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए कि किसी भी क्वेरी का रिजल्ट एक दूसरी क्वेरी में यूज करना है, तो उसका सोल्यूशन जो दिया गया है वो है नेस्टेड क्वेरी। अब कैसे लिखी जाती है नेस्टेड क्वेरी वो देखो, यहाँ लिखा मैंने ये। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए? मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए। अब ये रिजल्ट अगर सिर्फ इतना रिजल्ट मुझे लाना हो तो कैसे आएगा? सेलेक्ट, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, सेलेक्ट के बाद सीधा लिखेंगे ये मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो इस क्वेरी को यहां से हटाकर यहां लिख दो, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो अब यहां से जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट इस वेयर के साथ यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, कुछ डेटाबेस ये कहते हैं कि जो नेस्टेड क्वेरी है उसको एज एक्सप्रेशन लिखो, यानी कि ब्रैकेट में लिखो ऐसे करके। और कुछ डेटाबेस कहते हैं कि आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तब भी कंसीडर कर ली जाएगी। तो माई एसक्यूएल में आपकी जो नेस्टेड क्वेरी होगी वो एज एक्सप्रेशन की तरह लिखी जाती है, यानी कि इनसाइड पैरेंथेसिस आप लिखेंगे। तो हर डेटाबेस ऐसा कहता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट माई एसक्यूएल ऐसा कहता है इसलिए मैं ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? अब वो रिकॉर्ड फैच हो जाएगा जिसकी सैलरी, जो मैक्सिमम सैलरी हमने यहाँ पर डायनेमिकली निकाली है वो है हमारी। अब देखते हैं क्या आता है। ये है साहब धोनी। तो सबसे ज्यादा सैलरी वाला जो एम्प्लॉय है वो हमारे इस डेटा में ये है। और सबसे मिनिमम वाला कौन है? तो फिर आप यहाँ मिनिमम भी लिख सकते हैं। तो ये वो है जिसको सबसे कम सैलरी मिल रही थी। तो इस तरह से हम नेस्टेड क्वेरी के कॉन्सेप्ट को भी एसक्यूएल में यूज कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से ये एवरेज फंक्शन मैंने यूज करा, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, सम फंक्शन, इसी तरह से काउंट फंक्शन होता है। काउंट फंक्शन क्या बताता है कि पर्टिकुलर कॉलम में कितने वैल्यूज अवेलेबल है ना, वो आपको काउंट करके देता है। तो इसका मीनिंग जब ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है उस मीनिंग का जब किसी कॉलम में नल वैल्यू हो। तो अब मान लो यहाँ पर नल होता, यहाँ भी नल होता। अब मुझे ये पता करना है कि इस पूरी टेबल में कितने रिकॉर्ड है, वो तो आप 1 2 3 ऐसे गिन लोगे, लेकिन किसी कॉलम में कितने नॉन नल रिकॉर्ड हैं वो मुझे पता करना है। वो रिकॉर्ड्स, वो वैल्यूज जो नल नहीं है वो मुझे चाहिए। तो वो कहां से काउंट कर सकते हैं? काउंट फंक्शन से हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। एक मिनट रुको, शायद मेरे पास स्टूडेंट टेबल में ऐसा कुछ है। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, हाँ ये देखो। तब जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये बताओ कि नेम कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं। अब मुझे ये बात प्रोग्रामेटिकली पता करनी है। यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट काउंट, किस कॉलम का काउंट करना है? नेम कॉलम का काउंट करना है। एज वेल एज काउंट किसका करना है? मार्क्स कॉलम का काउंट करना है। अब ये दोनों जो कॉलम्स मिलेंगे जिनकी काउंटिंग आप करना चाहते हैं, कहाँ मिलेंगे? फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। स्टूडेंट्स टेबल के अंदर ही आपके मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट टेबल में इन दोनों कॉलम में जो नॉट नल वैल्यूज हैं उनकी काउंटिंग लाकर ये दे देगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है 7 और यहाँ दिखा रहा है 6। 1 2 3 4 5। तो ये काफी यूजफुल हमारा एक फंक्शन हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है तो उसमें मिसिंग वैल्यू होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और आप
ये पता करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम में वो वैल्यूज जो मिसिंग नहीं है वो कितनी है, तो आप काउंट फंक्शन से इजीली इस बात को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपका फ्लोर फंक्शन है और सीलिंग फंक्शन है। अब फ्लोर और सीलिंग फंक्शन का यूसेज तभी है जब कोई कॉलम ऐसा हो जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रखी हो। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जैसे 2.6, 2.1, 1.8, इस तरह की वैल्यूज रखी हैं। अब इस कॉलम की वैल्यूज को जब मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं तो एज इंटीजर सेलेक्ट करना चाहता हूं। अब एज इंटीजर सेलेक्ट करने के लिए आप दो टेक्निक यहां पर यूज कर पाएंगे, सीलिंग वैल्यू, फ्लोर वैल्यू। सीलिंग का मतलब होता है अपर वैल्यू, तो 2.6 की अपर वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 2.1 की अपर वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 1.8 की अपर वैल्यू क्या आएगी 2। तो ये आएगा हमारा सीलिंग फंक्शन का आउटपुट। जब आप सीलिंग फंक्शन का यूज करेंगे इस कॉलम के साथ तो वो ये वैल्यूज सेलेक्ट करके देगा। फ्लोर मतलब फर्श, फर्श होता है नीचे की तरफ, सील माने छत, छत होती है ऊपर की तरफ, इसीलिए ये अपर वैल्यू लेकर आता है। फ्लोर माने फर्श, नीचे, नीचे की वैल्यू, लोअर वैल्यू लेकर आता है। 2.6 की नीचे की वैल्यू होगी 2, 2.1 की 2 बनेगी, 1.8 की 1 बनेगी। तो इस तरह से अगर किसी कॉलम में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं और आप उनको एज इंटीजर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दो रेडीमेड फंक्शन है जो आपको यहाँ पर मिले हुए हैं। पहला आपका फ्लोर फंक्शन है जो हमारा बेस वैल्यू लेकर आएगा, और दूसरा है सील फंक्शन जो आपका नेक्स्ट अपर वैल्यू आपके लेकर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस जो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी बैंकिंग के लिए डेटाबेस तैयार कर रहा हूँ, बैंकिंग सिस्टम के लिए डेटाबेस तैयार कर रहा हूँ। तो जब आप बैंकिंग सिस्टम के लिए डेटाबेस तैयार करेंगे तो उसमें आप ऐसा टेबल बना सकते हैं जिसमें फ्रॉम अकाउंट है, ट्रांजैक्शन हुई, टू अकाउंट है, अमाउंट है, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई, और उसके बाद आप यहाँ पर डेट वगैरह स्टोर करना चाहेंगे कि भाई क्या डेट पर हमारी ट्रांजैक्शन हुई है। तो अगर मुझे एक ऐसी टेबल तैयार करनी है जिसमें हम डेट स्टोर करना चाहते हैं या टाइम को स्टोर करना चाहते हैं, मान लीजिए एक कॉलम और ऐड कर दिया जिसमें हम टाइम भी स्टोर करेंगे, या हम चाहें तो ऐसा कॉलम भी बना सकते हैं जिसमें दोनों चीज आ जाए, डेट भी आ जाए और टाइम भी आ जाए। तो ऐसे कॉलम्स भी हम MySQL में क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमें सीखना होता है कि ऐसे कॉलम में जब वैल्यू इंसर्ट होगी तो किस तरह से वैल्यू को इंसर्ट किया जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक पर्टिकुलर टेबल बना लेता हूँ जिसमें मैं 3 ही कॉलम्स बनाऊंगा। एक वो कॉलम बनाऊंगा जिसमें आप डेट को स्टोर करेंगे, सिर्फ डेट आएगा, ईयर, मंथ और डे। दूसरा कॉलम बनाऊंगा जिसमें सिर्फ टाइम आएगा, आवर, मिनट्स, सेकेंड्स। ठीक है, तीसरा कॉलम बनाऊंगा जिसमें दोनों चीजें हमारी कंबाइन होकर सेव करी जा सकती है। बाकी ये सब मैं नहीं बना रहा है ना, कोई हमारा फोकस होना चाहिए कैसे हम डेटाबेस में डेट और टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो अब टेबल एक बना देता हूं मैं, क्रिएट टेबल। मान लो इस टेबल का नाम कर दिया मैंने ट्रांजैक्शन, TXN, कोई भी नाम रख दो, नाम में कुछ नहीं रखा है। अब यहाँ पर हम डेट कॉलम का नाम देना चाहते हैं जिसमें डेट आकर स्टोर होगी, तो मान लो इसको दे दिया नाम मैंने ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर डेट। तो ये कॉलम का नाम है। अब इस कॉलम के नाम के साथ डेटा टाइप तो लगाना पड़ेगा आपके लिए, भाई हर कॉलम का डेटा टाइप होता है SQL के अंदर। तो अब आप इसको वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर बनाएंगे, फ्लोट बनाएंगे, तो आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस MySQL हमें एक कॉलम टाइप प्रोवाइड करता है और उस कॉलम टाइप का नाम भी क्या है, डेट। तो डेट नाम का इनबिल्ड एक डेटा टाइप है जो हम MySQL में यूज कर सकते हैं। कब? जब किसी कॉलम में हम डेट को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, अब कॉमा लगाकर एक दूसरा कॉलम बनाया जिसका नाम कर दिया ट्रांजैक्शन टाइम, और इसमें हम सिर्फ टाइम स्टोर करेंगे। तो MySQL के अंदर एक और डेटा टाइप है जिसका नाम है टाइम, तीसरा, जिसमें हम दोनों को कंबाइन करके स्टोर कर सकते हैं।
ट्रांजैक्शन डेट टाइम नाम से कॉलम नाम दे दिया। डेटा टाइप क्या होगा, डेट टाइम। डेट टाइम नाम का एक डेटा टाइप है। तो मैंने यहाँ पर पहले एक टेबल बनाई जिसका नाम मैंने ट्रांजैक्शन यानी TXN रख दिया है, जिसमें 3 कॉलम है, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन टाइम, ट्रांजैक्शन डेट टाइम। पहले वाले कॉलम का डेटा टाइप है डेट, दूसरे वाले का डेटा टाइप है टाइम, तीसरे वाले का डेटा टाइप है डेट टाइम। एंटर कर देते हैं, टेबल बनकर तैयार हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि इन कॉलम्स में वैल्यू कैसे इंसर्ट होगी। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। अब अगर हम किसी न्यूमेरिक कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, किसी वैरचर में इंसर्ट करते हैं तो स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखते हैं। जब हम डेट और टाइम को स्टोर करते हैं तो माई एसक्यूएल हमें एज ए स्ट्रिंग भी अलाउड करता है और एज न्यूमेरिक भी अलाउड करता है। मैं दोनों तरह से करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको एज ए स्ट्रिंग करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं डेट कॉलम में डेट को स्टोर करना चाहता हूँ तो एज ए स्ट्रिंग में यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। तो माई एसक्यूएल में जो डेट होती है उसका जो फॉर्मेट रखा गया है वो फॉर्मेट रखा गया है आपका ईयर डैश मंथ डैश डे। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अब इसमें हम बहुत सारा कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले फिलहाल मैंने लिख दिया अभी के लिए, मान लीजिए 2021 ईयर हो गया डैश, मंथ मान लीजिए मैंने कर दिया अप्रैल डैश, डे मान लो मैंने कर दिया 26, ठीक है। अब आता है टाइम की बात। तो जब आप टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं तो टाइम का जो फॉर्मेट रखा गया है माई स्कूल में वो रखा गया आवर कॉलन मिनट्स कॉलन सेकेंड्स। ये फॉर्मेट है जो हमारा रखा गया है टाइम के लिए। मान लो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही लिख देता हूँ, फाइन 10 कॉलन मान लो 30 कॉलन मान लीजिए 20। तो अगेन कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब आता है तीसरा कॉलम जिसमें डेट और टाइम दोनों हो जाएगा। तो इसमें डेट हमारी वैसी फॉर्मेट में लिखी जाएगी जो आप लिख रहे हैं, कुछ भी लिख दो जो आपका मन करता है। अब जब इसके साथ टाइम लगाएंगे तो एक स्पेस देंगे, स्पेस, और स्पेस के बाद फिर अपना टाइम आप लिखेंगे, जो लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। अब अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूं तो ये इंसर्ट हो जाता है। एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं, सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम TXN। तो ये आपका डेट आ गया, ये आपका टाइम यहाँ इंसर्ट हो गया, ये आपका डेट और टाइम दोनों आ गया। अब देखो इसमें इफ एंड वर्ड क्या क्या हो सकता है। अगर मैं इंसर्ट करते समय जो आपका नेचुरल फॉर्मेट था वो फॉलो ना करके, यानी कि डैश से सेपरेट ना करके चीजों को, मान लो स्लैश से सेपरेट करता हूँ ऐसे करके, और टाइम को कॉलन की जगह मैं कॉलन से सेपरेट ना करके मान लो हैश से सेपरेट करता हूँ, तो कुछ डेटाबेस कहते हैं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बस सेपरेट कर देना, किसी से भी कर दो। लेकिन जब हम टेबल में रखेंगे तो अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो मैंने क्या करा, डेट को अपने अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट दिया, स्लैश वाला दे दिया, टाइम पे कॉलन न लगा कर हैश दे दिया। इसको मैंने फोकस नहीं करा, ये जैसा था चलने दिया, ठीक है। इस पर भी आप ऐसा कर सकते हो, देखते हैं ऐसा इंसर्ट होता है। इनकरेक्ट टाइम वैल्यू, टाइम के लिए तो ये मना कर रहा है कि टाइम पे तो आप हैश नहीं लगा पाएंगे। तो टाइम पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कॉलन ही लगा दिया, ठीक है। यानी टाइम पर तो वो कॉलन ही एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जब टाइम डेट की बात आई तो स्लैश पर भी वो काम कर रहा है। अब अगर मैं चला कर देखूं तो देखो यहाँ पर वो डैश में ही इंसर्ट कर रहा है। थोड़ा सा और करते हैं, मान लीजिए इस बार मैंने ना स्लैश लगाया ना डैश लगाया, इस बार यहाँ पर मैंने हैश लगाया। तो देखते हैं क्या ये हैश को सपोर्ट करेगा।
तो डेट में तो देखो हैश भी चल रहा है, लेकिन जब आउटपुट में आ रहा है तो वो डैश बन के ही आ रहा है ना। तो डेट को सेपरेट करेंगे जब ईयर मंथ और डे को, तो स्टैंडर्ड है डैश लगाना, आप जो चाहे वो लगाएंगे चल रहा है। टाइम पर भी कहा गया है कि आप चेंज कर सकते हैं, बट हमने जो कोशिश करी उसमें हुआ नहीं था। तो एक बात समझते हैं, कॉलन की जगह कुछ और लगा कर देखते हैं, हैश तो नहीं चला, स्लैश देखते हैं चलता है क्या, नहीं, यानी कि टाइम पर नहीं चल रहा है, डेट पर आपका अलाउड है, डेट पर आप चाहे तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तीसरा एक और कस्टमाइजेशन है जो आप कर सकते हैं, वो ये कि ये जो ईयर है ये 4 डिजिट में ही लिखना होगा। अगर मैं इस ईयर को 2 डिजिट में लिख दूं तो मान लीजिए मैं सिर्फ यहां पर 20 लिख दूं, तो ये चलेगा या नहीं चलेगा? तो आंसर इज यस, ये चलेगा। लेकिन फिर मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये खाली 21 लिखने से क्या मानेगा, 1921 मानेगा या 2021 मानेगा? और जो भी मानेगा, तो अगर आज से 100 साल बाद यही सब दोबारा पढ़ा जाए तो उस समय भी वही मानेगा जो आज मान रहा है ना। तो यहां पर हमें इन चीजों को सीखना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है बाकी लोगों को? यस सर। चलो रजनीश भी अपने एंड पे चेक करो, है ना, कोई दिक्कत हो सकती है। चलिए, तो अब यहां पर जब मैं 21 लिखता हूं तो उसका रूल क्या है उसकी बात करते हैं। नहीं लिखा है, तो फिलहाल मैं इसको रन कराता हूँ और फिर रन करा के आपको दिखाता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या माना, 21 को 2021 माना। लेकिन अगर मैं यहां पर 70 लिखता हूं तो ये 2070 मानेगा। देखो क्या ले रहा है, 1970। अभी और देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हुआ। अब मैं 70 की जगह 71 कर रहा हूं, 1971 ले रहा है। अब मैं 71 की जगह 69 लिखूं, तो माई एसक्यूएल में जो हमारा एक माइलस्टोन बनाया गया है वो है 70। अगर आप ईयर को 2 डिजिट में लिखते हैं तो कैसे वो डिसाइड करेगा कि उसके पहले वो क्या लगाए? तो अगर आप 70 या 70 से ग्रेटर कोई वैल्यू लेकर आते हैं, 70 और अबव अगर आप लिखकर लाएंगे तो वो क्या करेगा, उस पे लगाएगा 1900 ऐसे करके लेके चलेगा। और अगर वो बिलो 70 है तो वो लेके चलेगा 20 वाली सीरीज, ठीक है। लेकिन जब आप आज से 50 साल बाद माई एसक्यूएल कभी पढ़ रहे होंगे तो उस समय माई एसक्यूएल का वर्जन 8 तो नहीं होगा ना, उस समय माई एसक्यूएल का कोई और वर्जन होगा, सीधी सी बात है। तो उसको चेंज करा जाएगा समय के साथ। तो आज जो माई एसक्यूएल का वर्जन 8 मिला हुआ है उसमें इस तरह से कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया। थ्रू आउट हमारा माई एसक्यूएल के हर वर्जन में ऐसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, अभी ऐसा ही है, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रिंग के अलावा नंबर में रखकर अपनी डेट और टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो देखो। तो यहां पर आप स्ट्रिंग की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सीधे नंबर लिख सकते हैं बिना स्पेस दिए। जैसे मान लो आपको डेट लिखनी है 10 मार्च 1950, तो आप लिखेंगे पहले 1950 मार्च, उसके बाद 10, पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद आपका डे। बिना स्ट्रिंग के आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मार्च 1950। तो ये थोड़ा रीडेबिलिटी वाइज देखें तो ये ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो रीडेबिलिटी वाइज देखें तो ये तरीका ज्यादा सही है, 4 डिजिट वाला। 2 वाले में भी आपको याद रखना पड़ेगा
कि 70 या 70 अब आने पर वो हमारा 19 में जाएगा, अदरवाइज हमारा वो 20 पे लेकर चलेगा। ठीक है, तो ये सारी अप्रोच के अलावा एक और अप्रोच है जो शायद हम ज्यादा बार यूज करना चाहेंगे। क्या सर? ये जितने भी तरीके आपने बताए डेट और टाइम इंसर्ट करने के, इसमें तो मैन्युअली डेट और टाइम हमें बताना पड़ रहा है, बट रियल टाइम पे तो ऐसा नहीं होता है ना। जब कोई ट्रांजेक्शन होती होगी पेटीएम से या एटीएम से या स्वाइप मशीन से या किसी भी मीन्स के थ्रू, तो वहां पर तो सिस्टम का डेट और टाइम फैच किया जाता होगा। सिस्टम मतलब सर्वर का, जहां सर्वर पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा बैंक का, तो वहां पर जो डेट और टाइम चल रहा है उसको डेट और टाइम को डायनेमिकली फैच करके टेबल में सेव किया जाता होगा। तो मान के चलते हैं कि ये मेरा जो क्वेरी चल रही है ये सर्वर पे चल रही है, बैंक के सर्वर पे चल रही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिस्टम का डेट और टाइम फैच करना है। अब ये पाइथन का कोड नहीं है कि आप पाइथन में डेट टाइम मॉड्यूल लगाकर और सिस्टम का डेट टाइम फैच कर लेंगे। ये एसक्यूएल को ऐसा करना है, एसक्यूएल में भी ऐसा किया जा सकता है। तो कुछ फंक्शंस हैं जो डेट टाइम से रिलेटेड बनाकर हमें दिए गए हैं। तो पहला फंक्शन है हमारा जो हमारा डेट टाइम से रिलेटेड है, करंट डेट। कर डेट मतलब करंट डेट, करंट टाइम और नाउ, ये तीन फंक्शन हमें दिए गए हैं जो इस काम को करने के लिए यूज होता है। एक एक करके यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। अब यहाँ पर मुझे डेट इंसर्ट करनी है। डेट को डायनेमिकली फैच करने के लिए माई एसक्यूएल के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कर। ये फंक्शन क्या करेगा, ये क्वेरी जिस मशीन पर चल रही है उस मशीन में जो भी डेट सेट होगी वो फैच कर लेगा। अब वो सही है गलत है इससे फर्क नहीं पड़ता, तो जिस मशीन पर ये कोड चल रहा है उस मशीन का डेट फैच कर लिया जाएगा। टाइम फैच करने के लिए एक और फंक्शन है कर टाइम। ये क्या करेगा, करंट टाइम को हमारे डायनेमिकली फैच कर लेते हैं। और एक है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करता है, हमारा डेट और टाइम दोनों को कंबाइन कर देता है। अपने अंदर से ये डेट फंक्शन कॉल करेगा, टाइम फंक्शन कॉल करेगा करंट टाइम वाला, फिर दोनों को कंबाइन कर देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग डेट टाइम फंक्शन अपने डेट टाइम की वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखो 26/4/2021 10:38:45 ये आ गया। अगर इसको मैं दोबारा रन करा दूं इस क्वेरी को, इंसर्ट वाली को, ये वाली, तो इसमें डेट तो वही आएगी, टाइम में मिनट चेंज हो सकता है, सेकंड तो चेंज हो ही जाएंगे, मिनट भी हो सकता है चेंज। देखते हैं, ये पहले थी ये। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, माई एसक्यूएल में डेट और टाइम जो हमारे टाइप्स होते हैं इन पर काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अलाइसिंग मैंने आपको सिखाई थी। आप अलाइसिंग किसी कॉलम के नेम की कर सकते हैं या टेबल के नेम की भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, कोई एम्प्लॉय टेबल मान लेते हैं, इससे पहले जो भी इस पर हम काम कर रहे थे कोई सी टेबल मान लो, ये टेबल है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि इस टेबल का यूज करके एक और नई टेबल बने। मान लो एम्प्लॉय, इसी तरह से एक टेबल और बनाना चाहता हूं न्यू एम्प्लॉय। अब उस न्यू एम्प्लॉय टेबल में मैं वही रिकॉर्ड्स तो चाहता ही हूं जो अभी एम्प्लॉय टेबल में रखे हुए हैं, प्लस उसमें और भी नए रिकॉर्ड्स में ऐड करूंगा या हटाने होंगे तो हटाऊंगा। इन शॉर्ट मुझे इस टेबल की फोटो कॉपी करनी है, एक नई टेबल बनानी है जिसमें यही सारे कॉलम्स यही सारे रिकॉर्ड्स आ जाने चाहिए। अब मेरे पास दो कॉपी हो गई, एक एक्चुअल कॉपी हो गई और एक इसकी एक नई टेबल बन गई। अब अगर मैं इस पर कोई ऑपरेशन करता हूं और मुझे लगता है किसी पॉइंट पर कि गलत हो गया मुझसे, इससे तो पहले वाला ही सही था, तो मेरे पास इसका बैकअप होगा ना। तो काइंड ऑफ बैकअप टेबल में एक अरेंज करना चाह रहा हूं। तो अब तक हमें नई टेबल बनाना आता है, लेकिन नई टेबल बनाओगे तो इतना सारा रिकॉर्ड कहां से इंसर्ट करोगे, 1 2 3 4 इतनी सारी रोज कैसे इंसर्ट होंगे, तो मैन्युअली करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी टेबल से एक नई टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसका एक सिंटैक्स होगा, वो सिंटैक्स सीखते हैं पहले। तो सिंटैक्स होता है क्रिएट टेबल, नई टेबल का नाम एज, तो यहाँ पर लिखते हैं
क्रिएट टेबल, मान लो नई टेबल का नाम बनाना चाहता हूं मैं न्यू एम्प्लॉय नाम की टेबल बना, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम एज, और ये जो नई टेबल बन रही है इस नई टेबल में हमारे कौन कौन से कॉलम्स आप चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लो। तो लिख दिया मैंने सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी चाहता हूँ या सारे ही चाहता हूँ, तो एस्ट्रिक लगा दो, सारे चाहते हो तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कहाँ से आएंगे ये, एम्प्लॉय टेबल। तो इससे क्या होगा, एक टेबल बनेगी न्यू एम्प्लॉय, और उसमें कौन कौन आएगा, उसमें एम्प्लॉय टेबल से सारे कॉलम्स, सारी वैल्यूज सेलेक्ट होकर आ जाएंगी। सेलेक्ट एस्ट्रिक न्यू एम्प्लॉय। अब मान लीजिए थोड़ा कस्टमाइजेशन में चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप एक और टेबल बनाएं, लेकिन उस टेबल में एम्प्लॉय टेबल से सिर्फ 2 ही कॉलम सेलेक्ट होकर आने चाहिए, एम्प्लॉय आईडी आनी चाहिए और सैलरी आनी चाहिए। नाम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आईडी बताओ और सैलरी बताओ, यही मेरे काम की चीज है। तो मैंने क्या करा, क्रिएट टेबल, इसका नाम करते हैं न्यू एम्प्लॉय 2, और इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम मुझे कॉपी करने एक्चुअल टेबल के। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक ना करके क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी कॉमा सैलरी। तो अब ये जो नई टेबल बन रही है, इस नई टेबल में इस वाली टेबल से सिर्फ 2 ही कॉलम्स सेलेक्ट होकर कॉपी होंगे। न्यू एम्प्लॉय 2। अब इस बार मेरी रिक्वायरमेंट और ज्यादा है, मैं चाहता हूं कि एक नई टेबल बनाओ, एम्प्लॉय टेबल से ही 2 ही कॉलम लेकर आओ, लेकिन रिकॉर्ड सारे नहीं आने चाहिए। अब तक आप कॉलम सारे ना लाकर पर्टिकुलर कॉलम को ले आते थे, लेकिन इस बार आप रिकॉर्ड सारे नहीं चाहते कॉपी करना, सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को कॉपी करना चाहते हैं जिनकी वैल्यू 30,000 से ज्यादा है। ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, जिनकी वैल्यू 30,000 से ज्यादा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, अब क्रिएट टेबल न्यू एम्प्लॉय 3, सेलेक्ट, अब सारे कॉलम करने हैं तो एस्ट्रिक लगा दो, पर्टिकुलर कॉलम करने हैं तो ये लगा दो, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब अगर आप चाहते हैं कि सारे रिकॉर्ड ना आए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहां से आप ये बता सकते हैं कॉलम्स कितने चाहिए, लेकिन कितनी रोज आएंगी वो सारी आएंगी। अगर रोज भी फिल्टर करनी है तो वेयर लगाना पड़ेगा, क्या लगाएंगे, वेयर यहां लिख देते हैं where salary is greater than equal to 13%। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये 2 टेबल बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आती है कहानी हमारी यहाँ पर। तो ये हमारा टेबल से टेबल बनाने वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है MySQL के अंदर वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल ये क्या होती है, मेरे पास कोई एक एग्जिस्टिंग टेबल है, उस एग्जिस्टिंग टेबल की मैं एक वर्चुअल कॉपी बनाना चाहता हूं जो वास्तव में एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन मुझे लगेगा कि वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो मेमोरी कंज्यूम नहीं कर रही है अलग अलग। तो ऐसी टेबल को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल टेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ईएमपी नाम की टेबल है, इस ईएमपी टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स मेरे यहाँ पर रखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसकी एक वर्चुअल टेबल बन जाए जिसका नाम न्यू ईएमपी हो। तो जो वर्चुअल टेबल होती है वो ये कहती है कि आपने मेरा नाम तो दे दिया, लेकिन मैं इसी को रेफर करती हूँ, यानी कि एक नया रेफरेंस बन गया, लेकिन टेबल वही चल रही है पुरानी वाली, ठीक है। नई टेबल हमारी नहीं बनती। तो हम ऐसे कॉन्सेप्ट जिसमें हम किसी टेबल के नाम की एक कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ नाम की कॉपी करते हैं, एक्चुअल डेटा की कॉपी नहीं बनाते, और जो नया नाम बना है वो पुराने वाली टेबल को ही रेफर कर रहा है। यानी कि अब आप ईएमपी के थ्रू भी यहां जा सकते हैं और न्यू ईएमपी के थ्रू भी यहां जा सकते हैं। तो यहां पर जो बंदा बैठा है उसको न्यू ईएमपी क्या लगेगी, वर्चुअल टेबल।
तो उसके लिए लग तो रहा है कि एक नया नाम है, लेकिन उसके पास नया डेटा अपना नहीं है, वो पुराने वाले को रेफर कर रहा है। तो ऐसी टेबल को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल टेबल कहते हैं। अब इस वर्चुअल टेबल को टेक्निकल टर्म में माई एसक्यूएल के अंदर जो नाम दिया गया दैट इज व्यू। व्यू तो क्या आपसे पूछ सकता है कि डेटाबेस में व्यू क्या होता है, तो व्यू कुछ नहीं होता, एक वर्चुअल टेबल को व्यू कहते हैं, या एक रेफरेंस होता है जो एग्जिस्टिंग टेबल का बना दिया जाता है, लेकिन उस रेफरेंस के पास अपना खुद का डेटा नहीं होता, वो किसी पुरानी टेबल को ही रेफर कर रहा होता है। तो ऐसे टेबल को वर्चुअल टेबल या व्यू के नाम से जाना जाता है। कैसे बनाएंगे, सब कुछ वही सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक लाइन का चेंज करना है। जैसे यहां पर आप लिखते थे क्रिएट टेबल, टेबल की जगह बस क्रिएट व्यू कर देते, बाकी सब वही रहेगा। क्रिएट व्यू, मान लो इसका नाम कर दिया क्रिएट व्यू माई व्यू, या इसका नाम कर दे ईएमपी व्यू एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, यानी कि व्यू का नाम आ गया ईएमपी व्यू, तो ये वर्चुअल टेबल बन गई। इसमें जैसा आपने करवाया वैसा हो गया। अब अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट एस्ट्रिक, इस व्यू पर आप वो सारे ऑपरेशन कर सकते हैं जो करते हैं, क्योंकि ये टेबल ही तो है एक तरीके से। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम माई ईएमपी व्यू, ये सारा डेटा आपका व्यू में आ गया। अब देखते हैं क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि मैं इस व्यू के अंदर, इस व्यू के अंदर जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है उस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, यानी कि व्यू का नेम इस बार ईएमपी व्यू वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू। तो अब ईएमपी व्यू नाम का जो व्यू था वहां से वो 1 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर ईएमपी टेबल से भी डिलीट हो गया है, जो ईएमपी टेबल बनाई थी हमने, क्या यहाँ पर 1 वाला रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो व्यू है वो अपना डेटा कंटेन नहीं करता है, वो एक्चुअल टेबल को ही रेफर करता है, यहाँ से भी डिलीट हो गया होगा। लेकिन जो आपने इस टेबल की एक कॉपी बनाई थी न्यू ईएमपी करके, वहां पर हमने कहा वहां तो होगा ही, वो अलग है न्यू ईएमपी, इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये अलग डेटा है, इसमें देखो रखा हुआ। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या जरूरत है ऐसा करने की, आप व्यू बना ही क्यों रहे हो भाई, जब उसके पास अपना नया डेटा है ही नहीं, वो पुराने वाले टेबल को रेफर कर रहा है, तो फिर आपको व्यू बनाने का फायदा क्या है। तो व्यू बनाने का जो फायदा है वो होता है क्वेरी का फास्ट एग्जीक्यूशन करना। फॉर एग्जाम्पल कोशिश करते हैं समझने की, मान लीजिए ये एक टेबल है और इस टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स हैं, तो व्यू का पर्पस क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि फिजिकली उसका अपना डेटा नहीं होता, वो पुराने वाले को रेफर कर रहा हूं। यहां पर C1 C2 C3 C4 डॉट 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 C100 कॉलम्स, एक टेबल है कोई जिसमें 100 कॉलम्स है। इस टेबल का नाम मान लो मैंने कर दिया टी नाम की टेबल कर दी, है ना, एक जनरलाइज वे में समझते हैं। अब आपको इस टी टेबल से मान लीजिए कुछ कॉलम को सेलेक्ट करना था, तो आप लिखते हैं सेलेक्ट C1, C5, C8, C20, C50 फ्रॉम टेबल टी। आपने ये क्वेरी चलाई, इस क्वेरी के चलने से क्या हुआ, ये कॉलम्स आपके सेलेक्ट होकर आ गए। अब आपको यही क्वेरी, यही वाली क्वेरी कई बार जरूरत पड़ रही है, सेम कॉलम्स को आप कई बार आगे भी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कई बार
आप आगे भी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या सजेस्ट किया गया कि अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आपको आती है तो आप क्या करें, एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करें, यानी कि एक व्यू बना लें और उस व्यू का नाम कर दें मान लो माई व्यू, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और इस माई व्यू को जब बनाए तो इसमें इस कॉलम को लिख दें, C1 कॉलम चाहिए, C5 चाहिए, ये सारे कॉलम इस व्यू के साथ सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब जब भी आपको ये सारे कॉलम सेलेक्ट करने होंगे तो आप सेलेक्ट ऐसे कॉमा कॉमा लगा के ना करके आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या लिखेंगे, माई व्यू, माई व्यू। तो ऐसा एसक्यूएल में बताया जाता है और ऐसा है कि जब आप इंडिविजुअल कॉलम को फैच करते हैं ऐसे करके तो क्वेरी एग्जीक्यूशन का टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि एक एक कॉलम को ढूंढना पड़ता है कि वो कॉलम उस नाम का है भी या नहीं है, मैचिंग करानी पड़ती है कि उस नाम का कॉलम है या नहीं है। लेकिन जब आप एस्ट्रिक लगाते हैं तो अब ढूंढना तो है ही नहीं कि ये कॉलम जो यहाँ लिखा गया है वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, क्योंकि यहाँ तो आप एस्ट्रिक लिख रहे हैं, इसका मतलब है ऑल कॉलम्स जो भी है सारे फैच कर लो। तो इन शॉर्ट एस्ट्रिक के साथ जब आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो एफिशिएंसी फास्ट होती है, यानी कि एग्जीक्यूशन क्वेरी का फास्ट होता है। लेकिन आप इस मेन टेबल टी पर एस्ट्रिक नहीं लगाते, क्योंकि अगर आप मेन टेबल टी पर लगाएंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक तो सारे कॉलम सेलेक्ट होकर आ जाएंगे, सारे नहीं चाहिए मुझे, कुछ कुछ चाहिए, C1 C5 C8 ये चाहिए। अब इन सबको सारे कैसे माने, ये तो अलग अलग है, तो इन सबको क्या करा मैंने, एक व्यू में रख दिया, ठीक है। व्यू एक वर्चुअल टेबल है जो इसी को रेफर कर रहा है, लेकिन प्रोग्रामर के लिए क्या है, ये सारे कॉलम एक एस्ट्रिक के साथ एक्सेस करवाए जा सकते हैं, जिससे क्या होगा, क्वेरी का एग्जीक्यूशन हमारा फास्ट हो जाएगा। तो व्यू बनाने का एक लौता पर्पस जो होता है वो होता है कि जब आप पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉलम्स को कई बार सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बार बार आप उनके नाम लिखकर सेलेक्ट करते हैं, जिससे क्वेरी एग्जीक्यूशन स्लो होता है। आप उन कॉलम्स को एक व्यू में रख दीजिए और फिर एस्ट्रिक लगाकर उनको फास्ट मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा व्यू का। चलिए अब बात करते हैं माई एसक्यूएल का लास्ट कॉन्सेप्ट। और लास्ट कॉन्सेप्ट जो है पढ़ना है माई एसक्यूएल का वो होता है ज्वाइन। क्या होते हैं हमारे ज्वाइन, कैसे हमारे ये काम करते हैं, इसको समझते हैं। तो ज्वाइन को काम करने के लिए हमें दो टेबल्स कम से कम जरूरत उनकी पड़ेगी। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक टेबल है, डिस्टिंक्ट रह गया, डिस्टिंक्ट अपने आप कर लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट देख लो एक बार, छोटा ही है, 2 मिनट में ही है, 2 मिनट में हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई आपका कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय का नेम है, ये एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है और बहुत सारे। अब यहाँ पर क्वेश्चन था हाँ, पहले सर। डिस्टिंक्ट पढ़ लेते हैं, ज्वाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लेना अपना, ठीक है। ठीक। तो ये डिपार्टमेंट है मेरा और इस डिपार्टमेंट में मान लो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट है, फिर लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है और बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब आप ये पता करना चाहते हैं कि इस कॉलम में यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी, मतलब एक बार अकाउंटेंट आया हो, एक बार ये आया हो, एक बार ये आया हो। चलो एक फनी एग्जांपल देखते हैं। फनी एग्जांपल क्या है, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी मूवीज की डेटाबेस रखी हुई है, यहाँ पर मूवी का नेम है, ठीक है, और यहाँ पर मूवी की कैटेगरी है और मूवी का ड्यूरेशन है, मूवी की रेटिंग है, ठीक है। मूवी का नाम कुछ भी दे दो, ड्यूरेशन कुछ भी दे दो, रेटिंग कुछ भी दे दो, लेकिन कैटेगरी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कैटेगरी में मान लो यहाँ पर लिखा है एक्शन है, एक्शन कैटेगरी की मूवी है। दूसरी मान लो रोमांस कैटेगरी की मूवी है। तीसरा मान लो कॉमेडी मूवी है। चौथा फिर एक्शन मूवी है।
फिर रोमांस मूवी है, फिर कुछ है, फिर कुछ है, फिर कुछ, ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको एक यहाँ पर एनालिसिस करनी है, एक फैक्ट फैच करना है कि जितनी मेरे पास ये मूवीज हैं ये किन किन कैटेगरीज की मूवीज हैं। एक्शन कैटेगरी की हो सकती है। एक्शन कैटेगरी अगर 2 बार आई है तो हमें तो एक बार देखा हो, हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई एक्शन कैटेगरी की मूवी है हमारे पास। तो मैं इस कॉलम में जो यूनिक वैल्यूज हैं सिर्फ उनको फैच करना चाहता हूं। तो उसके लिए फिर अगर कमांड लिखनी हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम का नेम कैटेगरी फ्रॉम टेबल का नेम। जब ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, इस मूवीज टेबल में जो कैटेगरी कॉलम है उस कैटेगरी कॉलम में जो यूनिक वैल्यूज हैं सिर्फ वो आपको लाकर दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस पर्पस के हम डिस्टिंक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए पहले और उसके बाद फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन की बात करते हैं, फिर आपके क्वेरीज जो आप पूछना चाह रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो ज्वाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि आपके पास मान लीजिए 2 टेबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल आपके पास कॉलेज टेबल और एक टेबल आपके पास हॉस्टल टेबल। ठीक है, अब आप यहाँ पर कॉलेज टेबल में रोल नंबर कॉलम रखते हैं, नेम कॉलम रखते हैं, ब्रांच कॉलम रखते हैं। हॉस्टल टेबल में रोल नंबर है और आपका हॉस्टल का रूम नंबर है, क्या रूम नंबर है, और रूम का टाइप है। रूम का टाइप मतलब सिंगल सीट वाला है, शेयरिंग वाला है या एसी वाला, जो भी है आपका। ठीक है, तो ये मान लीजिए इंफॉर्मेशन रखी हुई है। अब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ रखी हुई है और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ रखी हुई है। इन दोनों टेबल में कोई रिलेशन नहीं है आपस में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वही लोग रहेंगे जो हमारा कॉलेज में रहते हैं या जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो यहाँ जरूर रहेंगे, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप वो सारे रिकॉर्ड्स फैच करिए, वो सारे रिकॉर्ड्स फैच करिए जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करते हो अकॉर्डिंग टू रोल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का रोल नंबर यहाँ पर 105 है और 105 रोल नंबर का रिकॉर्ड यहाँ भी है, तो जब आप मुझे डेटा लाकर देंगे तो 105 का पूरा डेटा इस टेबल का भी लाकर देंगे और 105 का पूरा डेटा इस टेबल में क्या है ये भी लाकर देंगे। तो मैं रोल नंबर कॉलम के बेस पर इन दोनों टेबल्स में कॉमन जो रिकॉर्ड्स हैं उनको फैच मैं करना चाहता हूं। तो इस तरह से अगर आप 2 टेबल हैं जो आपस में लिंक नहीं है, उनके अंदर किसी कॉलम में सेम वैल्यूज रखी हुई है, यहां भी रखी हुई है और यहां भी रखी हुई है, बस इसी बेस पर मैं इन दोनों टेबल्स के उन रिकॉर्ड्स को फैच करना चाहता हूं जो सेम है यहां भी और यहां भी, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन अलग अलग है। सिर्फ रोल नंबर कॉलम सेम है, बाकी यहाँ पर अलग है, ये अलग है। तो मुझे इन दोनों को कंबाइन करके फैच करना है। तो इस तरह के जब आप सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए जो यूज होता है डेट इज ज्वाइन। ज्वाइन मतलब मिलाना, 2 टेबल को आप मिलाकर एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, 2 टेबल के रिकॉर्ड्स एक ही बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा तब कर पाएंगे जब उन दोनों टेबल में कोई भी एक ऐसा कॉलम जरूर हो जिसमें कॉमन वैल्यूज हो। ठीक है, तो रोल नंबर जैसे को हम मानकर चल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, ऐसी टेबल बनाते हैं कोई कॉलेज नाम की, हॉस्टल नाम की, और फिर उसमें कुछ रिकॉर्ड्स रखते हैं और फिर हम ज्वाइन वाले कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पर सीखेंगे। तो देखते हैं, मैंने बनाई भी थी टेबल तो यहाँ मैंने कर दिया। तो ये टेबल है, रोल नंबर है, नेम है और एक
हॉस्टल नाम से बनाई थी, किस नाम से बनाई थी? HS। तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ पर हमारा रखा हुआ है। अच्छा, इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें एक फॉरेन की भी लगी हुई है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें से फॉरेन की हटा देता हूँ। इसमें कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी मैं लेकर आऊँगा जो हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि इसका इससे कोई मतलब नहीं। तो अब यहाँ पर हॉस्टल टेबल से फॉरेन की को ड्रॉप करना है, तो कैसे हटाएंगे? तो लिखेंगे, कोशिश करते हैं, अल्टर टेबल हॉस्टल ड्रॉप फॉरेन की, और फॉरेन की का नेम। फॉरेन की हटाने के लिए हमें फॉरेन की का एक इंटरनल नाम दिया गया होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो फॉरेन की का नाम क्या होगा? नंबर इससे नहीं हटता। कैन नॉट ड्रॉप roll number check dot column भी exist। create टेबल, तो टेबल का नेम है HS। कैसे होगा ये? रेफरेंस की को डिलीट करना है इस हॉस्टल टेबल से। रेफरेंस नहीं, फॉरेन की को। सर एक बार डिस्क्राइब करके देखिए। डिस्क्राइब करने से टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। मुझे फॉरेन की का एक इंटरनल नाम दिया गया होगा, वो देखना है। एक मिनट चेक करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। इससे रोल नंबर आ गया, और जो रोल नंबर है वो फॉरेन की यहाँ पर दिखा रहा है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ड्रॉप कंस्ट्रेंट करके अल्टर सर टेबल constraint ड्रॉप चाहिए। कंस्ट्रेंट एंड नेम। नहीं, जो सिंटैक्स है ना फॉरेन की को ड्रॉप करने का, वो हाँ, हमारा माई एसक्यूएल में है। अल्टर टेबल, टेबल का नेम, उसके बाद ड्रॉप, उसके बाद कंस्ट्रेंट। फॉरेन फॉरेन की, की एम्प्लॉय उसके सर वो बाद यहाँ पर फॉरेन की का कंस्ट्रेंट एक नाम होता है ना। अब बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट कुछ डेटाबेस क्या सर करते हैं? रेफरेंस हाँ बोलो। रेफरेंस दिया गया था पहले वाले टेबल में नहीं, यहाँ पर हमें जो फॉरेन की बनी होगी ना इंटरनली हॉस्टल टेबल में, उसका इंटरनली ना एक नाम दिया गया होगा, वो नाम मुझे यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉरेन की का वो नाम पहले पता करना होगा, उसके रेफरेंस का नाम क्या होता है वो। सर उसकी कमांड होती है निकालने की, कंस्ट्रेंट होता है। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे फॉरेन की का नाम देखना हो तो कैसे हम शो करते हैं। तो उसके लिए क्रिएट शो टेबल करके है, तो उसकी कमांड एक बार ट्राई करते हैं। सर मैंने सर नेट पे देखी है सर, ये है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या बताओ? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
इंफॉर्मेशन स्कीमा, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। फिर अलग हो गया ना, उसके आगे बताओ क्या है। डॉट टेबल अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स वेयर टेबल नेम इक्वल टू टेबल का नेम। काफी कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो चलो ये भी ट्राई करते हैं जब बता रहे हो। क्या था? इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्कीमा स्कीमा डॉट टेबल अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स एंड टीएसआर। फिर सर वेयर टेबल वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू टेबल नेम। बस यस सर। ठीक है, इससे भी आया। और जो कांस्टेंट का नेम है वो ये लगा हुआ है सर ये रहा है अंडरस्कोर यही। IPF के अंडरस्कोर 1। तो इन्होंने जो तरीका बताया ये भी काम कर गया। और एक और तरीका होता है जो हमारा ये वाला होता है, जिससे मैं कोशिश कर रहा था ना एक बार, सेलेक्ट क्रिएट करके, वो भी एक सिंटैक्स होता है। चलो उसको करके देखते हैं। ये वाला शो क्रिएट टेबल और आपका टेबल का नेम जो इन्होंने भेजा है शुभम ने अभी। ठीक है, तो इसके साथ भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे शो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम है आपका HSTL। तो ये आ गया, देखो यहाँ भी आपको सेम सा दिखाई देगा, ये HSTL I_IPF। सर ये रहा सर HSTL। तो दो तरीके हो गए। यस सर एक तो यही है। भाई जो आपने बताया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसको कॉपी पेस्ट ही करना ही ऑप्शन है। ये वो है जो हम थोड़ा सा समझ भी सकते हैं भाई। शो करना है, क्या शो करना है? जो ये हॉस्टल टेबल है इसको जब क्रिएट किया था तो इसका जो स्कीमा है वो पूरा शो करना है। तो ये हमें एग्जैक्टली चाहिए था जिसको हम ढूंढ रहे थे, HSTL_IBF के _1। अब मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप कर सकता हूँ, अल्टर टेबल ड्रॉप फॉरेन की स्पेस फॉरेन की का नाम जो भी है आपका, सर टेबल नेम भी आएगा टेबल के बाद। अल्टर टेबल नेम HSTL ड्रॉप फॉरेन की स्पेस देकर फॉरेन की का। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉरेन की को जब भी ड्रॉप करेंगे तो फॉरेन की का एक लॉजिकल नेम इंटरनली दिया जाता है, वो आपको ढूंढना होगा। तो दो तरीके से आप ढूंढ पाए और उसके बाद फिर आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं हॉस्टल टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट इनटू, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं दोनों टेबल को इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ। ज्वाइन करने के लिए ऐसा रूल नहीं कि दोनों टेबलों फॉरेन की का रेफरेंस होना चाहिए, नहीं है तब भी चल जाएगा, नहीं है तब भी चलता है, वही इंपॉर्टेंट है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम HSTL वैल्यूज, रोल नंबर मान लीजिए मैंने 10 कर दिया और रूम नंबर मान लीजिए 2001 कर दिया। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ये मेरा हॉस्टल टेबल है और ये मेरा कॉलेज टेबल है। ये है कॉलेज टेबल, फिर से देखो, और ये है आपका हॉस्टल टेबल। तो एक टर्मिनोलॉजी है जो पहले हमें समझनी होगी कि जब ज्वाइन लगाते हैं तो ज्वाइन में एक लेफ्ट टेबल ये बोला जाता है और एक राइट टेबल ये बोला जाता है। तो ये दो बातें हमें पहले यहाँ पर समझनी है और ये अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं किसको आप लेफ्ट टेबल और किसको आप राइट टेबल मानते हैं। तो मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ कोड में वो ये कि जो मेरी कॉलेज टेबल है इसको मैं लेफ्ट टेबल अज्यूम करूंगा और ये वाली जो टेबल है
हॉस्टल वाली, इसको मैं राइट टेबल एज्यूम कर, किसी को कुछ भी एज्यूम कर लो। जब आप क्वेरी लिखेंगे तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्या आपने एज्यूम करा अपने ब्रेन में, उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे की क्वेरी लिख रहे हैं। तो लेफ्ट टेबल हो गई और ये आपकी राइट टेबल। अब हम ज्वाइन की बात करते हैं कि ज्वाइन कैसे यूज होता है। तो ज्वाइन हमारे 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला ज्वाइन होता है हमारा, जिसको बोलते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन। दूसरा वाला हमारा होता है लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन। आउटर शब्द कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन एक ही बात है। तीसरा होता है हमारा राइट ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन। और चौथा होता है हमारा फुल ज्वाइन। 4 तरह के हमारे ये ज्वाइन होते हैं। अब इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि इनर ज्वाइन क्या होता है। इनर ज्वाइन ये कहता है कि आपकी जो टेबल्स हैं दो, इन दो टेबल में जो आपका कॉलम है जिनमें कॉमन वैल्यूज हैं, तो इसमें रोल नंबर कॉलम है और इसमें रोल नंबर कॉलम है, इसमें रोल कॉलम है, इसमें रोल नंबर कॉलम है, ठीक है। लेकिन वैल्यू कॉमन ये है, एक तो ये वैल्यू कॉमन है, ये वाली वैल्यू कॉमन, और एक ये वाली वैल्यू कॉमन। तो आप क्या चाहते हैं कि इन दोनों से जब आप सिलेक्शन करें तो आप ऐसे कर पाए, रोल, इस टेबल का नेम, इस टेबल का, इस टेबल का रोल नंबर और इस टेबल का रूम नंबर, रूम नंबर, और ये 1A, रोल नंबर 1, रूम नंबर 100, 3C, 3C, और यहाँ पर रोल नंबर 3 और रूम नंबर 300। तो अगर मैं इन दो टेबल पर, जो अभी कॉलेज और हॉस्टल टेबल मुझे देख रही हैं, अगर मैं इन पर इनर ज्वाइन लगाता हूं, किस कॉलम के लिए? रोल नंबर कॉलम के लिए, तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो ये बनकर आएगा। अब इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने रिकॉर्डिंग, वो अलग पॉइंट है कि बार बार इसको दिखाने का क्या मतलब है, एक ही बार दिखा दो, वो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जो हमारा इनर ज्वाइन होगा, अगर इन दोनों टेबल पर आपने लगाया, और किस बेसिस पर लगाया? रोल नंबर कॉलम के बेसिस पर लगाया, इसका रोल और इसका रोल नंबर, इन दोनों के बेसिस पर लगाया है, तो ये रिजल्ट आपका आएगा। अब कैसे क्वेरी लिखी जाएगी वो देखो। तो क्वेरी एक बार देखते हैं। सेलेक्ट, अब आपने क्या क्या सेलेक्ट करना है उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे। मान लो मुझे सारे कॉलम सेलेक्ट करने, फ्रॉम कहां से? लेफ्ट टेबल। तो लेफ्ट टेबल का नाम आप क्या रखेंगे? CLG, सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम CLG। उसके बाद फिर आप लिखेंगे यहां पर इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के बाद अब आपको क्या करना है? राइट टेबल के कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम लेफ्ट टेबल इनर ज्वाइन, राइट टेबल का नाम HSTL, ठीक है। तो ये आपका राइट टेबल के नाम हो गए। अब राइट टेबल में कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट होंगे, वो भी यही माने जाएंगे। तो जितने भी कॉलम है वो सब यही है। तो एस्ट्रिक का मतलब हो गया लेफ्ट टेबल के भी सारे कॉलम आएंगे और राइट टेबल के भी सारे कॉलम आएंगे। यानी कि जब मुझे इसका कस्टमाइजेशन करना होगा तो बहुत एफर्ट लगाने होंगे। अभी तो एस्ट्रिक लगाकर हम बच गए, ठीक है, लेकिन करेंगे उसको भी। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा? यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लेफ्ट टेबल इनर ज्वाइन राइट टेबल। अब किस कॉलम के बेस पर करोगे? हमने कहा लेफ्ट टेबल में रोल कॉलम है और राइट टेबल में रोल नंबर कॉलम है, इन दोनों के बेस पर करना ऑन। उसके बाद अब आप लिखोगे रोल इक्वल टू
रोल नंबर, ठीक है। लेकिन यहां पर आएगी एरर, क्योंकि अब आपको यह बताना होगा कि रोल कॉलम किस टेबल में है और रोल नंबर कॉलम किस टेबल में। तो जब भी आप ज्वाइन लगाते हैं और ज्वाइन में जब कभी आपको पर्टिकुलर कॉलम रेफर करना है तो आपको बताना होगा कि वो किस टेबल से बिलोंग करता है, और ऐसा बताने के लिए आप टेबल का नेम डॉट लगाकर यूज करेंगे। ऑन कॉलेज डॉट रोल नंबर बराबर हो किसके, हॉस्टल डॉट रोल नंबर। तो ये जो कमांड है, ये कमांड ये कह रही है कि आप लेफ्ट टेबल और राइट टेबल के सारे कॉलम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि कॉलम बताने वाला यही पॉइंट है। जो भी है वो सब यहां बताओ। आपने एस्ट्रिक बचा दिया और आप काफी कुछ लिखने से बच गए। अब कॉलेज टेबल और हॉस्टल टेबल के बीच में क्या करना है, इनर ज्वाइन करना है। किस कॉलम के बेस पर, कॉलेज टेबल के रोल और हॉस्टल टेबल के रोल नंबर कॉलम के बेस पर। तो इनर ज्वाइन क्या करता है, इन दोनों कॉलम में जो कॉमन वैल्यूज है वो हमारे सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करके ले आएगा, ठीक है। देखो अब आप कस्टमाइजेशन करेंगे। आप चाहते हैं सर ये रोल और रोल नंबर दोनों क्यों आ रहे हैं, एक ही आ जाए काफी है। तो अब थोड़ा सा फट यहां पर एस्ट्रिक हटाइए, बताइए क्या चाहते हो। हमने कहा रोल चाहिए, किस टेबल में मिलेगा, कॉलेज टेबल में मिलेगा, तो रेफर करो CLG डॉट रोल चाहिए, कॉमा फिर क्या चाहिए, हमने कहा नेम चाहिए, कहाँ मिलेगा, कॉलेज टेबल मिलेगा, CLG डॉट नेम, कॉमा क्या चाहिए, रूम नंबर चाहिए, बस ये नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चाहिए। कहाँ मिलेगा, हॉस्टल टेबल मिलेगा, हॉस्टल डॉट रूम नंबर, ठीक है। तो इस तरह से अब ये 3 कॉलम आपके सेलेक्ट होकर आएंगे। रिकॉर्ड्स कौन कौन से आएंगे वो आपको नहीं बताना। रिकॉर्ड्स के लिए तो आपने इनर ज्वाइन लगा दिया है, जहां पर इन दोनों कॉलम की वैल्यू मैच हो करेंगी वो सारे रिकॉर्ड्स आपके आ जाएंगे। रोल नंबर आ गया, नेम आ गया। अब आप चाहते हो कि यहां पर रोल नंबर आए, फिर रूम नंबर आए, फिर नेम आए, तो ऑर्डर आप यहां पर अपने डिसाइड करो। ऐसा नहीं है पहले लेफ्ट के सारे नाम लिख रहे, नहीं, आप पहले लेफ्ट कॉलम का नाम लिख दो, फिर राइट टेबल के किसी कॉलम का नाम लिख दो, फिर उसके बाद फिर एक लेफ्ट टेबल के कॉलम का नाम लिख दो। CLG डॉट, देखते हैं ऐसा चलता है या नहीं, नेम, ठीक है। तो यहां पर आपको सिलेक्शन करना है। एस्ट्रिक बहुत आसान था, बहुत सारी बातें छुपा गया वो, लेकिन जब आप पर्टिकुलर कॉलम फैच करेंगे तो टेबल का नेम डॉट कॉलम का नेम, टेबल का नेम डॉट कॉलम का नेम, इस तरह से फिर आप इसको रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये मेरा इनर ज्वाइन हो गया। इनर ज्वाइन में कई बार ऐसा होता है कि आपके टेबल का नाम जब बहुत बड़ा बड़ा होता है तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। देखो कॉलेज का नाम, अगर मैं टेबल का नाम पूरा कॉलेज लिख देता तो आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ती, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ज्यादातर प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, जब कभी ज्वाइन चलाते हैं तो उन्हें पता है कि भाई टेबल को कई बार रेफर किया जाएगा, जब जब कॉलम लिखेंगे टेबल का नाम तो आएगा ही आएगा। अगर टेबल का नाम ज्यादा बड़ा है तो आप टेबल के नेम की अलाइसिंग कर सकते हो। कैसे करोगे वो देखो। तो यहां पर आप क्या करेंगे, CLG टेबल को एज्यूम कर रहे हैं C टेबल, एज्यूम कर लिया C, हॉस्टल टेबल को एज्यूम कर लिया H। तो अभी आपके ब्रेन में है, आपने C डॉट रोल, H डॉट रूम नंबर, जहां जहां पर कॉलेज टेबल यूज करनी थी वहां पर C उसका नाम रख दिया। लेकिन कोड में कहां लिखोगे, क्वेरी में कहीं तो बता कर आओगे कि CLG को मैंने C माना हुआ है और हॉस्टल को मैंने H माना हुआ है। तो जब आप फ्रॉम टेबल का नेम बताते हैं तो फ्रॉम टेबल के नेम के बाद एज लगाकर उसका अलाइसिंग करते हैं C, ठीक है। इनर ज्वाइन हॉस्टल एज H। तो अब इस पूरी क्वेरी में जहां पर CLG टेबल का नेम यूज करना था उसकी जगह उसका अलाइस यूज कर सकते हैं C, और जहां HSTL टेबल नेम यूज करना था उसका अलाइस यूज कर सकते हैं H। भले ही आप अलाइस बाद में बना रहे हैं, यूज पहले कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो गलती कहां होगी, यहां पर आप CLG डॉट रोल नहीं लिख सकते, अब इसको अलाइस ही यूज करना है और यहां लिखेंगे C डॉट रोल इक्वल टू H डॉट नंबर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनर ज्वाइन वाले कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इनर ज्वाइन के बाद अब दूसरा ज्वाइन होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। जो हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन है वो ये कहता है कि सबसे पहले तो इनर ज्वाइन का जो रिजल्ट है वो आएगा ही आएगा, प्लस लेफ्ट टेबल में जितने भी अनमैच्ड रिकॉर्ड्स रह गए हैं वो सब भी सेलेक्ट होकर आएंगे, यानी कि ये तो आएगी आएगा इतना रिकॉर्ड। ठीक है, अब लेफ्ट टेबल में यानी कि कॉलेज टेबल जो पहले लिखोगे वो लेफ्ट टेबल है, और जो इनर ज्वाइन के बाद लिखते हो वो राइट टेबल होती है। ठीक है, तो लेफ्ट टेबल में जितने भी और बच गए हैं जो मैच नहीं हुए वो सब भी आउटपुट में दिखाई देंगे। अब लेफ्ट टेबल में कौन कौन बचा, यही बचा एक 2B वाला। तो यहां पर आपको 2 भी दिखाई देगा और B भी दिखाई देगा, लेकिन सर रूल नंबर कहां से लाओगे, रूल नंबर तो उसका होगा ही नहीं, तो यहां पर आएगा नल, NULL। तो इस तरह के ज्वाइन को क्या बोलते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट कॉलेज रोल नंबर, हॉस्टल रूम नंबर, कॉलेज नेम, फ्रॉम कॉलेज। जहां पर इनर ज्वाइन आप लिख रहे हो इस इनर ज्वाइन की जगह पर आप लिख दोगे लेफ्ट ज्वाइन। किस पर, हॉस्टल टेबल के साथ, किसके बेस पर, उसी रोल नंबर के साथ। ठीक है, देखते हैं ये वाला रिकॉर्ड। अब इसी तरह से राइट आउटर ज्वाइन भी आप समझ गए होंगे। राइट आउटर ज्वाइन का मतलब है जो इनर ज्वाइन का रिकॉर्ड था पहले वो आएगा, प्लस जो राइट टेबल के अनमैच्ड रिकॉर्ड्स बचे हुए हैं वो भी साथ में आ जाएंगे, और उनकी वैल्यू जो पहली टेबल है उसमें तो नहीं होगी, तो वहां पर नल आ जाएगी। तो अब यहां पर जस्ट मैं क्या करूंगा, लेफ्ट ज्वाइन की जगह राइट ज्वाइन लगा दूंगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन इन कॉलम्स को समझ सकते हैं कैसे काम करते हैं। लास्ट आता है फुल आउटर ज्वाइन। फुल का मतलब है इनर ज्वाइन प्लस लेफ्ट ज्वाइन का रिजल्ट प्लस राइट ज्वाइन का मतलब ये है कि दोनों टेबल को पूरी तरह से कंबाइन करके दे दो। जो अनमैच्ड कॉलम है लेफ्ट टेबल के वो भी ले आओ, और जो राइट कॉलम के अनमैच्ड है वो भी ले आओ, और जो मैच हो रहा है वो भी ले आओ, सब ले आओ। यानी कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन राइट आउटर ज्वाइन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, फुल आउटर ज्वाइन हमारा कहलाएगा। मतलब कोई भी रिकॉर्ड बचना नहीं चाहिए, दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड सब ले आओ। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, अभी तक इनर ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन फुल ज्वाइन यहां पर लिखते थे, बट फुल ज्वाइन MySQL में काम नहीं करता। तो जो फुल ज्वाइन है वो MySQL में नहीं चलता। MySQL में सिर्फ 3 तरह के ज्वाइन है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी कहते हैं उसे, राइट ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन। फुल ज्वाइन जब आप करेंगे तो अभी तक तो ये नहीं चलता, देखते हैं इस वर्जन में अगर आ गया हो तो ये जो फुल ज्वाइन है ये हमारा इस पर नहीं चलता। लेकिन प्रोग्रामर को क्या बोला गया, प्रोग्रामर से कहा गया कि आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखिए, उसके बाद राइट आउटर ज्वाइन की क्वेरी भी लिखिए, स्पेस देकर राइट आउटर ज्वाइन की क्वेरी भी लिखिए। तो ये देखो लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी हो गई, ये राइट ज्वाइन की क्वेरी हो गई। अब इन दोनों से जो रिजल्ट आया है उनको आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। और मर्ज करने के लिए आई थिंक यूनियन नाम का कीवर्ड होता है या मर्ज कीवर्ड होगा, देख लेते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन की जो क्वेरीज हैं उनको लिखकर उनके बीच में आप यूनियन कीवर्ड या मर्ज कीवर्ड यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको फुल आउटर ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन रिकॉर्ड है ये वाले भी आ गए, और जो लेफ्ट वाले थे वो भी आ गए, और जो राइट वाले थे वो भी आ गए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फुल आउटर ज्वाइन का एक अल्टरनेट इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर कहलाता है। बाकी डेटाबेस हो सकता है फुल आउटर ज्वाइन वाले कॉन्सेप्ट को सपोर्ट हमारा करते हैं, बट ये हमारा सपोर्ट नहीं करते। तो इस तरह से हम लोग MySQL के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, कैसे MySQL पे काम हम लोग डेटाबेस में कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर इसको
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ अगर इंटीग्रेट करना हो तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। कि जब मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा अभी, तो उस प्रोजेक्ट में होगा क्या, इमेजिन करिए आप एक लॉगिन फॉर्म बनाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहते हैं। ये यूजर है, ये जो यूजर है यहाँ पर, ये आपके प्रोजेक्ट से इंटरेक्ट करेगा और आपके प्रोजेक्ट में आप टी के इंटर लगाकर या वेब पर है तो आप इस तरह से एक बढ़िया सा फॉर्म देंगे जिसमें आप इससे पूछेंगे इसका नेम बताओ क्या है, पासवर्ड बताओ क्या है, डेट ऑफ बर्थ बताओ, मोबाइल नंबर बताओ। तो ये आप इससे रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं और यहाँ पर एक बटन दिया रजिस्टर। अब ये आपका MySQL का डेटाबेस है। अब यूजर जब इन फील्ड्स को फिल करने के बाद बटन पे क्लिक करेगा तो आप उसे बताएंगे भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। इसका मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू जो यूजर ने अभी दी है, इन सारी वैल्यूज को आप MySQL में कोई टेबल आपने बना रखी होगी, मान लो उसका नाम कर दिया यूजर टेबल, जिसके अंदर आपने कॉलम बना रखे हैं यूजर आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऐसे। अब जैसी इंफॉर्मेशन ये आई, इस इंफॉर्मेशन को एक रो बनाकर आपने डेटाबेस के टेबल में रख लेना है। और यूजर को अगर ये काम पूरा हो जाता है तो यूजर को बोलेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो बिहाइंड द सीन क्या होगा, हम यूजर से जो डिटेल ले रहे हैं उस डिटेल को टेबल तक पहुंचाएंगे। बट टेबल तक अगर किसी भी रिकॉर्ड को पहुंचाना है तो उसके लिए तो एसक्यूएल लिखी जाएगी। अब जो एसक्यूएल है वो लिखी कैसे जाए, क्योंकि ये जो टीके इंटर से आपका जीयूआई बनकर तैयार हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे और वो पाइथन का प्रोग्राम क्या करेगा, यही हमारा टीके इंटर बनाएगा, जीयूआई बनाने वाला काम करेगा और यही प्रोग्राम डेटाबेस में हमारा रिकॉर्ड रखने वाला, रिकॉर्ड फैच करने वाला काम करेगा। अब इमेजिन करिए ये यूजर अगले दिन आता है और लॉगिन करना है, तो अब आप इससे इसका यूजर नेम पासवर्ड पूछेंगे, बटन पे क्लिक कराएंगे लॉगिन बटन पे। अब जब ये लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो ये यूजर नेम और ये पासवर्ड जो अभी आए हैं वो, और जो इसने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए थे वो मैच कराओगे। तो बीच में एक पाइथन कोड होगा जो इन यूजर नेम पासवर्ड को फैच करेगा, एज वेल एज डेटाबेस में जितने यूजर नेम पासवर्ड रखे हैं उन सबको सेलेक्ट क्वेरी चला के फैच करेगा। फिर ये कोड मैच कराएगा कि क्या ये किसी रिकॉर्ड से मैच हो गए नहीं हो गए। अगर हो गए तो इसे क्या बोलेंगे, वेलकम, और इसको एक नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। और अगर ये सारे रिकॉर्ड से मैच करा लिए, कहीं मैच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। यानी कि ये जो लॉजिक लगा होगा वो कहाँ लगा होगा, बीच में एक पाइथन का प्रोग्राम होगा। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हमें क्या करना है, यूजर से जो जीयूआई इंटरफेस है इसके थ्रू डेटा रिसीव करते हैं और फिर उस डेटा को डेटाबेस तक पहुंचाना, अपडेट करना या डेटाबेस से फैच करके यूजर को दिखाने वाला काम करते हैं। तो बीच में ये एक हमें क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट चाहिए। अब चाहे ये पाइथन कोड लगा लो, जावा कोड लगा लो, डॉट नेट का लगा लो, कोई भी लैंग्वेज का कोड यहाँ पर हमारा हो सकता है। तो अब किसी भी डेटाबेस को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट करना हो तो कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए ये मेरा MySQL है, MySQL ये अपनी टेबल्स यहां पर बनाता है और इन टेबल्स तक हमें पहुंचने के लिए हमें एक एडिटर दिया गया, जो ब्लैक एंड व्हाइट एडिटर जिस पर हम अपनी क्वेरी लिख रहे थे, और हम अपनी एसक्यूएल इस एडिटर पे लिखते हैं और वो एडिटर हमें टेबल तक पहुंचा देता है या यहाँ से डेटा लाकर हमें दिखा देता है। अभी तक ऐसा कुछ चल रहा था। अब यहाँ पर यूजर ना होकर डायरेक्ट एक प्रोग्राम है, अब ये किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है। अब प्रोग्राम कह रहा है ये काम मुझे ही करना है, तो एक प्रोग्राम क्या एडिटर ओपन करेगा और डायनेमिकली मेरे सिस्टम में MySQL कमांड लाइन क्लाइंट लिखेगा, फिर वहां क्वेरी लिखेगा, फिर चलेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करेंगे, हर डेटाबेस वाला हमें क्या देता है, एक डेटाबेस
लाइब्रेरी देता है, और वो लाइब्रेरी हमें कुछ फंक्शंस अवेलेबल कराएगी। हमारा प्रोग्राम उस लाइब्रेरी के फंक्शन को कॉल करेगा और उन फंक्शंस के आर्गुमेंट में एसक्यूएल को लिखेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, तो प्रिंट फंक्शन के आर्गुमेंट में लिखते हैं हेलो, जो मुझे मैसेज प्रिंट करना है हेलो लिखते हैं। इसी तरह से ये जो लाइब्रेरी होगी, इस लाइब्रेरी के अंदर मान लो कोई फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एग्जीक्यूट, और इस एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर मुझे अपनी क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम या इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो जो भी लिखना है वो एसक्यूएल में लिखेंगे, जो फंक्शंस इस लाइब्रेरी में मिल रहे हैं उन फंक्शंस में एज आर्गुमेंट अपनी एसक्यूएल को हम लिखेंगे। तो अब एक प्रोग्राम इस लाइब्रेरी के फंक्शन को कॉल करेगा और उस फंक्शन में एसक्यूएल लिखेगा, और वो फंक्शंस हमें टेबल तक पहुंचाएंगे और फिर वहां से डेटा लाकर आपके प्रोग्राम को दे देंगे। तो जब भी आपका प्रोग्राम डेटाबेस की टेबल्स में एक्सेस करना चाहता है, तो आपको उस डेटाबेस से उसकी एक लाइब्रेरी मिलती है, वो आपको पहले डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी होती है। इस लाइब्रेरी को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे एपीआई के नाम से जानते हैं कि मुझे डेटाबेस की एपीआई चाहिए होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कुछ लोग इसे ड्राइवर के नाम से जानते हैं कि मुझे ड्राइवर चाहिए होगा। जावा वाले बहुत ड्राइवर बोलते हैं कि जेडीबीसी ड्राइवर है, ये जावा ड्राइवर है, जो भी है। अल्टीमेटली आप चाहे लाइब्रेरी बोलो, एपीआई बोलो, ड्राइवर बोलो, कनेक्टर, कुछ लोग इसे कनेक्टर भी कहते हैं, कनेक्टर है ये। अब आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो। लो लेवल पर फंक्शंस आपको मिलते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो क्लासेस वगैरह मिलेंगी, प्रोसीजर ओरिएंटेड वाला कॉन्सेप्ट है तो आपको फंक्शंस मिलेंगे। तो उन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम से क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लाइब्रेरी आती है डेटाबेस की, जो आप एज ए प्रोग्राम से आप यूज करते हैं कनेक्टिविटी करने के लिए, ये लाइब्रेरी यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं माई एसक्यूएल यूज कर रहा हूँ, तो ये जो लाइब्रेरी है माई एसक्यूएल की अलग आएगी। कल को अगर मैं ऑरेकल के साथ ये काम करना चाहूंगा तो ऑरेकल की अलग आएगी या यही वाली काम कर जाएगी। तो मैंने इस लाइब्रेरी को इस माई एसक्यूएल के डब्बे के अंदर दिखाया है। इसके अंदर दिखाने का मतलब यही है कि ये जो लाइब्रेरी आती है ये डेटाबेस डिपेंडेंट होती है। यानी कि ये जो लाइब्रेरी होती है ये डेटाबेस डिपेंडेंट होती है, हर डेटाबेस की अलग अलग आती है। तो अगर आप माई एसक्यूएल पे काम करेंगे तो माई एसक्यूएल की डेटाबेस लाइब्रेरी अलग आएगी, ऑरेकल की अलग आएगी, कोई भी डेटाबेस अगर होगा तो उसकी अलग अलग आएगी। अच्छा सर एक चीज और बताओ, मान लो आज हम पाइथन से पढ़ रहे हैं, कल को हम जावा से पढ़ें, या हमने कभी जावा से पढ़ा था तो जावा में भी ऐसी लाइब्रेरी आती थी, तो वो लाइब्रेरी ही यहाँ पर यूज हमने करना ही। ये लाइब्रेरी डेटाबेस डिपेंडेंट होती है एज वेल एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट भी होती है। तो अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन में माई एसक्यूएल की डेटाबेस लाइब्रेरी अलग आती है, और अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो जावा वालों के लिए माई एसक्यूएल की डेटाबेस लाइब्रेरी अलग आती है। इसी तरह से अगर आप डॉट नेट पढ़ रहे हैं तो डॉट नेट वालों के लिए डेटाबेस की जो लाइब्रेरी है वो अलग दी गई है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेम डेटाबेस से बात करने के लिए अपने लैंग्वेज के स्पेसिफिक लाइब्रेरी ढूंढनी होती है। कोई लैंग्वेज अपने साथ लेकर नहीं आती, सबको ढूंढकर डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी होती है, चाहे आप जावा के प्रोग्रामर हो, चाहे पाइथन के हो, चाहे डॉट नेट के हो, चाहे कोई से भी हो। हर डेटाबेस के लिए यही कॉन्सेप्ट होगा। अभी हम माइस्क्यूएल के साथ समझ रहे हैं, यही ऑरेकल वाले के साथ भी है, यही आईबीएम के डेटाबेस के साथ भी है, किसी भी डेटाबेस के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सर माइस्क्यूएल डेटाबेस की माइस्क्यूएल डेटाबेस की जो हमारी लाइब्रेरी है उसका क्या नाम है। माइस्क्यूएल लाइब्रेरी फॉर पाइथन। तो अब यहां पर कई सारी लाइब्रेरीज हैं, एक नहीं है, कई सारी लाइब्रेरीज हैं। उनमें से एक का नाम है PY माई एसक्यूएल। आप इस लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं और इस लाइब्रेरी के थ्रू आप अपने पाइथन प्रोग्राम से माई एसक्यूएल डेटाबेस तक पहुंच जाएंगे। एक आता है माई एसक्यूएल DB,
तो आप MySQL DB नाम की लाइब्रेरी है, इसका भी यूज करके डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं। तीसरी आती है MySQL क्लाइंट करके, आप इसका भी यूज करके डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं। और भी आती है एटसेट्रा, यानी कि सिर्फ MySQL के लिए, पाइथन प्रोग्रामर्स के लिए कई सारी लाइब्रेरीज दे दी गई हैं। आप इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, किसी से भी आप जा सकते हो। तो आप जो यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको PyMySQL ये जो लाइब्रेरी है इसके थ्रू कैसे हम डेटाबेस तक पहुंचते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करना होगा, इस लाइब्रेरी को हमें ढूंढना होगा। कहाँ ढूंढते हैं, तो अपनी रिपोजिटरी है पाइथन की py.org, यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने, मान लीजिए PyMySQL आ गया, प्योर पाइथन MySQL ड्राइवर है ना। तो यहाँ पर ये ड्राइवर वर्ड यूज करना। तो ड्राइवर, सोचो अगर आपको कोई लिटरली पूछ ले कि सर ये ड्राइवर का मतलब क्या होता है, ये वो ड्राइवर तो नहीं है जो बस चलाता है, कार चलाता है, कैब चलाता है, ओला उबर वाली। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ड्राइवर शब्द का मतलब क्या होता है, तो आप उसे क्या बताएंगे। तो लिटरल मीनिंग आप जानते हैं, ड्राइवर का मतलब जो ड्राइव करके किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर कोई भी चीज यहाँ से यहाँ जा रही है तो जिसके थ्रू जा रही है उसको हम ड्राइवर कह देते हैं कि वो ड्राइवर का काम होता है वन प्लेस से अदर प्लेस तक चीजों को पहुंचाना। ये हो गया लिटरल साइंस में। कंप्यूटर साइंस में ड्राइवर शब्द का इस्तेमाल किस और कहां पर किया जाता है, जब आपके पास दो मीडियम होते हैं। आपके पास दो मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2, और इन दोनों मीडियम के बीच में कम्युनिकेशन करना हो। अब ये दो मीडियम चाहे दो अलग अलग हार्डवेयर हो सकते हैं या दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको हम ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल, ये आपका लैपटॉप है और अब ये आपका मोबाइल है, और आज से 10 साल पहले की ये बात है मान लो। तो आपने अपना एक नया मोबाइल खरीदा किसी XYZ मॉडल का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेंडर का। अब आप यहाँ से कुछ फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं लैपटॉप में, या लैपटॉप से फाइल को लाना चाहते हैं मोबाइल में। तो आप डेटा केबल लगाएंगे। मान लो आपके पास व्हाट्सअप नहीं है, ब्लूटूथ नहीं, कुछ नहीं है, तो अब आप डेटा केबल का सहारा लेकर मोबाइल पर एक यहाँ पर लगाएंगे और दूसरा सिरा आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे। अब ये मोबाइल क्या बोलेगा कि मेरा ड्राइवर इंस्टॉल करो इस लैपटॉप पर, तब मैं ये कम्युनिकेशन करने दूंगा। तो आप क्या ढूंढोगे, गूगल पे जाकर इस वाले मोबाइल का ड्राइवर दो, यूएसबी ड्राइवर दो। यूएसबी ड्राइवर आ गया, अब वो आपने कहाँ इंस्टॉल करना है, अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल करना है, तब जाके आपका मोबाइल आपके लैपटॉप से बात कर सकता है। आज क्या है, आज प्लग एंड प्ले होता है, मतलब जैसे ही आपने यूएसबी केबल कनेक्ट करी मोबाइल और लैपटॉप में, ऑटोमेटिकली मोबाइल ने अपना ड्राइवर किसको दे दिया, अपने लैपटॉप को दे दिया, और ऑटोमेटिकली वो आपका इंस्टॉल हो गया। अब आपका पहली बार में जब ऐसा होगा तो 1 मिनट या 2 मिनट लगता है, क्योंकि वो प्रोसेस हो रहा होता है, उसके बाद ट्रांसफर अपना कर सकते हैं। यानी कि ड्राइवर शब्द को आपने इस कॉन्टेक्स्ट में देखा हुआ है, यूज करा हुआ है। साइंस क्या है, एक मीडियम मोबाइल है और दूसरा मीडियम लैपटॉप है, ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो जो कम्युनिकेट कराने वाला है वो है ड्राइवर। इसी तरह से यहाँ पर आ जाओ, ये आपका पाइथन का प्रोग्राम है, इसके पास यूजर से आया हुआ डेटा है, और ये आपका डेटाबेस है। डेटाबेस अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग मीडियम है, अलग लैंग्वेज में लिखा गया है, और ये पाइथन है, ये अलग है, ये अलग मीडियम है। यहां से एसक्यूएल यहां से यहां जाएगी, तो जब ये एसक्यूएल यहां से यहां जाएगी तो किसी के थ्रू जाएगी। अब जिसके थ्रू जाएगी उसको हम फंक्शन बोलेंगे, लेकिन उसको इस कॉन्टेक्स्ट में अगर समझें कि ये किस तरह का काम कर रहा है वो फंक्शन जो एसक्यूएल को यहां से यहां लेके जा रहा है, तो उस नाम पर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि वो फंक्शन या उस तरह के जितने फंक्शंस हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ड्राइवर। एक जगह से दूसरी जगह एसक्यूएल लेके जाना, प्रोग्राम से डेटाबेस में एसक्यूएल लेके जाना,
डेटाबेस से रिजल्ट को वापस से प्रोग्राम में लेके लाना। दो मीडियम के बीच में कम्युनिकेशन कराने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस में ड्राइवर बोलते हैं। इसलिए ज्यादा बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात होती है तो आपसे ये कहा जाता है कि आपके पास उस डेटाबेस का इस लैंग्वेज के लिए ड्राइवर है या नहीं। ये वर्ड आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, MySQL ड्राइवर किसके लिए, पाइथन के लिए। ऐसे ही होगा MySQL ड्राइवर जावा के लिए, MySQL ड्राइवर .NET के लिए, MySQL ड्राइवर PHP के लिए, XYZ के लिए। ठीक है, अब ये प्योर का मतलब क्या है, तो यहाँ प्योर का मतलब यह है कि हम जो ड्राइवर लेकर आए हैं वो भी पाइथन में लिखा हुआ है, यानी कि जो MySQL ड्राइवर है ये अपने अंदर फंक्शन ही तो लेकर आ रहा है, तो वो फंक्शंस भी पाइथन में लिखे हुए हैं। तो ऐसा भी MySQL ड्राइवर है जो सी में लिखा हुआ है, तो वो फिर प्योर नहीं रहा हमारा। ठीक है, तो अगर मैं पाइथन के प्रोग्राम से एक ऐसा ड्राइवर यूज करता हूं जो सी में लिखा हुआ है, तो पहले वो सी के कोड को पाइथन के कोड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद फिर डेटाबेस में ट्रांसफर करेगा। मतलब एफिशिएंसी वाइज थोड़ा सा पुअर हमारा हो जाएगा, उसके बाद फिर रिजल्ट देकर आएगा, फिर कन्वर्ट करेगा। तो इसलिए प्योर ड्राइवर को हम ज्यादा बार यूज करना चाहते हैं, जो उसी लैंग्वेज में लिखा हो। प्योर शब्द का मतलब यहाँ पर है कि ये उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ड्राइवर जिस लैंग्वेज के साथ आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं। तो प्योर पाइथन MySQL ड्राइवर। ठीक है, इसी तरह से कुछ ऐसे ड्राइवर भी आएंगे जो हमारा अदर लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जैसे एक होता है MySQL DB। तो MySQL DB ये बता रहा है फ्लास्क जब आप यूज करते हैं तो फ्लास्क के लिए बेटर है। तो जो फ्लास्क डेटा हमारा वेब का फ्रेमवर्क होता है वो MySQL DB को इंटरनली यूज कर रहा होता है। एक है MySQL क्लाइंट, तो ये पाइथन इंटरफेस टू MySQL, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पाइथन इंटरफेस है, पाइथन इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाइथन का जस्ट एक रैपर लगा हुआ है, ये जरूर किसी और लैंग्वेज में लिखा होगा, ये सी लैंग्वेज में लिखा होगा और सी के ऊपर एक कवर लगा दिया होगा पाइथन का, इसलिए क्या बोल रहा है पाइथन इंटरफेस। इंटरफेस मतलब रैपर, एक रैपर लगा दिया, बट अंदर इसमें सी का कोड ही चल रहा होगा। तो ये जो ड्राइवर है ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसके ऊपर एक परत लगा दी है पाइथन के कोड की। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग ड्राइवर को देख सकते हैं। तो जो मैं आपको यूज कराऊंगा वो है MySQL, प्योर पाइथन ड्राइवर है। इसके बारे में आप यहाँ से क्लिक करके और पढ़ सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो आपको जो पता होना चाहिए वो क्या क्या, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये जो ड्राइवर है ये पाइथन 3.6 या उसके अबव वर्जन पर चलेगा। जो आप ड्राइवर लेकर आ रहे हैं PyMySQL ये 3.6 और उसके अबव पे चलेगा, और जो MySQL है उसका वर्जन भी क्या होना चाहिए, 5.6 या उसके अबव होना चाहिए। तो अगर आपका MySQL का वर्जन 5.4, 5.5 या 5.2 हुआ तो ये ड्राइवर नहीं चलेगा, फिर आपको लोअर वर्जन वाला ड्राइवर लाना पड़ेगा। तो यानी कि जो ड्राइवर आप यूज कर रहे हैं PyMySQL इसका वर्जन है 1.0.2, इसका कोई पुराना वर्जन ढूंढो, 0.5, 0.6 वर्जन ढूंढो, वो शायद पुराने वाले पाइथन और पुराने वाले MySQL के साथ कंपैटिबल हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसका यूज करूंगा। अब इसको हम कहाँ लिखेंगे, पिप इंस्टॉल PyMySQL। तो अब आप देखो, क्या आप अपने प्रोग्राम को जुपिटर पे चलाएंगे, जुपिटर के थ्रू लिखकर कनेक्टिविटी करेंगे, तो ये कमांड जुपिटर के सेल पे लिखनी है। और आप आइडल के थ्रू अगर आप डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड रन कराएंगे तो ये कमांड आपको अपने सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिसाइड करना होगा कि आप डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड जुपिटर पे लिखकर रन करना चाहते हैं या आइडल पे लिखकर रन करना चाहते हैं। आइडल पे लिखेंगे तो ये आपको इंस्टॉल करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट से, और अगर आप जुपिटर पे लिखेंगे तो यही आपको इंस्टॉल करना होगा जुपिटर के सेल से। ठीक है, चलिए आज इतने रखते हैं, कल मिलेंगे। हाँ, कोई कुछ बीच में क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, पूछिए, इसको क्या क्वेश्चन पूछ रहा था।